हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैम 2020 का क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया था। आज हम लोग आईआईटी जैम 2019 फिजिक्स पेपर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको आज करेंगे और लेट्स डू इट। पहला देखिए, इसमें थोड़ा सा पैटर्न जो है बता दूं मैं आपको। ऐसे मेरा जो पीछे का वीडियो फॉलो करते आ रहे होंगे उनको तो पता होगा। देखिए, इसमें जैम में 60 क्वेश्चन आएंगे आपके। 60 में जो 60 क्वेश्चन है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन जो है 30 क्वेश्चन का है, 1 to 30, वो MCQ है। MCQ में एक करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक सही होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा अगर गलत मार्क करेंगे तो, ठीक है। और MCQ में 2 लेवल का रहेंगे आपके, 1 to 10 1 मार्क्स का रहेगा और 11 to 30 जो है 2 मार्क्स का रहेगा। फिर उसका MSQ है 31 to 40 मार्क्स का, ठीक है। 31 to 40 क्वेश्चन नंबर, वो 2 मार्क्स का होगा और उसमें मोर देन 1 करेक्ट होगा, ठीक है। एक से अधिक सही हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। और दैट इज MSQ, उसमें कोई नेगेटिव मार्क ही नहीं है, लेकिन सारा ऑप्शन सही मार्क करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज वो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है दैट इज 41 to 60, वो नेट बेस्ड है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसमें आंसर आपको कीबोर्ड से डालना पड़ेगा, मतलब 7.46 8.31 ऐसे करके आंसर होगा, वो लिख देगा कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल प्लेस है, ऐसे करके वो लिख देगा आपको, ठीक है। तो नेट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। उसमें भी 2 लेवल है, 41 to 50 1 मार्क्स का है और 51 to 60 2 मार्क्स का। तो इस तरह से 60 क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटे में पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हम लोग तो थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए करेंगे तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो लेट्स डू दिस जैम 2019 पेपर। ये देखिए पेपर है आपका। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन ए थर्मल न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिजन ऑफ 235, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड फिजन फ्रैगमेंट वर्सेस मास नंबर ए इज गिवन एज। देखिए, जो फेमस यूरेनियम का जो फिजन है, यूरेनियम जो है वो 2 इक्वल फ्रैगमेंट में ब्रेक नहीं करता है। इट डज नॉट ब्रेक इनटू 2 इक्वल फ्रैगमेंट। ये आपको इस टाइप से अगर फेमस फ्रैगमेंट जो न्यूक्लियर फिजन है वो बता दें आपको, तो ये कुछ इस टाइप से आता है। अगर न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करेंगे इसको, देन इट विल ब्रेक इनटू बैरियम। बैरियम इज 56 141, ये फेमस है। और भी होंगे, स्टोनसियम और सब भी होता है, बट इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या सेपरेशन है मास नंबर में। जो फ्रैगमेंट्स है उनके मास नंबर में क्या सेपरेशन है। 36 92 प्लस न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है। कोई चकले 235 236 हो गया, और 2 1 3 और 3 6, ठीक है, सही है। तो देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप का है, मतलब मास नंबर जो फ्रैगमेंट्स का है, द मास नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स इज 1 in 92, अदर इज 141, तो सेपरेटेड है। मास नंबर जो फ्रैगमेंट का मास नंबर है वो सेपरेटेड है। तो अगर हम लोग यील्ड वर्सेस मास नंबर का अगर हम लोग निकालें तो दे विल बी सेपरेटेड, और ऐसा नहीं कि एक का ज़्यादा एक का कम है, ऑलमोस्ट इक्वल में ब्रेक करेगा। तो यील्ड जो है दोनों का बराबर रहेगा, ठीक है। तो और कोई तीसरा है नहीं, ठीक है। तो एक यूरेनियम ब्रेक करेगा तो एक बैरियम भी होगा, एक क्रिप्टन भी होगा, ठीक है। तो यील्ड कैन नॉट बी अप एंड डाउन, मतलब एक का यील्ड ज़्यादा एक का यील्ड कम, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओके, मतलब ये और भी हो सकते हैं, मतलब ये फेमस वाला ब्रेकिंग है। और भी फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं जिनका मास नंबर, लेकिन मास नंबर जो रहेगा वो वही बैरियम के आसपास रहेगा या क्रिप्टन के आसपास रहेगा, ठीक है। बैरियम के आसपास रहेगा या क्रिप्टन के आसपास रहेगा। ओके, 1 मार्कर है ये सब। ये देखो क्या बोल रहा है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन एनी इज। देखो, ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको प्लस माइनस में होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि
एट ये ध्यान रखो कि एट E इक्वल्स टू ई एफ एनी विल बी हाफ। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, मतलब ये सब माइनस वाला तो नहीं हो सकता ना, माइनस वाला तो नहीं हो सकता है, माइनस वाला में तो इन्फिनिटी हो जा रहा है ये, तो ये दोनों में से ही होगा। तो ये एक्चुअली ये ई माइनस ई एफ ये वाला होगा आपका, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। और अगर प्लस माइनस का कन्फ्यूजन हो तो ये वाला कंडीशन याद रखिए आप, ठीक है, कि एट व्हेन एनर्जी इज इक्वल टू फर्मी लेवल द ऑक्यूपेशन नंबर इज हाफ, ऑक्यूपेशन नंबर इज हाफ, ठीक है। फार्मूला बेस्ड है। ये देखो क्या बोल रहा है, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी इज, देखो परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी इज लाइंग इन डायरेक्शन ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। इफ यू हैव दिस वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, this is vector A and this is vector B, then A क्रॉस B का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को पहले वेक्टर की तरफ रखिए। अगर A क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना है, यू पुट योर फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, ये 4 फिंगर है राइट हैंड के, उसको फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखिए और दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करिए, आप दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे। थंब जो होगा वो आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा, थंब जो है आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा, ठीक है। थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। और थंब, अच्छा ऑफ कोर्स थंब इज लाइंग परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए क्रॉस बी। अगर कर्ल किया था आपने तो थंब किधर था, इट वाज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप ए क्रॉस बी निकाल लो, ठीक है, और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लो, यू विल गेट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता ही है ना, दिस इज आई कंपोनेंट लिखेंगे 1, सो दिस इज माइनस आई गैप and j is minus 5j cap, and this is minus 3k cap, minus 3k cap। अब आपको यूनिट वेक्टर बोला है तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर विल बी इसका ऑपोजिट भी ले सकता है बंदा। इफ n क्रॉस n कैप इज यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन देन माइनस n कैप विल आल्सो बी यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, 25 26 और 9 35 अंडर 35। इसका माइनस भी जो है दैट विल आल्सो बी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन कंटेनिंग ए क्रॉस बी। इसका माइनस भी जो होगा ना, टोटल वेक्टर का नेगेटिव ले लेंगे तब भी वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ओके। ये देखो क्या बोल रहा है, for using a transistor as an amplifier, choose the correct option regarding the resistance of base emitter and base collector। देखिए, when you are using a transistor as a amplifier, bipolar junction transistor as an amplifier, जब आप ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं तो बेस इमीटर जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है और बेस कलेक्टर जंक्शन जो होगा रिवर्स बायस रहेगा।
This is the usual setup. This is VB, RB, and you have here you have VCC, RC, RE. तो जो आपका बेस इमीटर जंक्शन है, ये वाला जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायस होगा. बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, whereas बेस कलेक्टर जंक्शन, दिस जंक्शन इज रिवर्स बायस. तो अगर रेजिस्टेंस के टर्म से बात करेंगे तो यहां पे जो कि पोटेंशियल ड्रॉप बहुत कम है, तो हम कहेंगे दिस हैज गॉट लो रेजिस्टेंस. And here potential drop is high, I'll call it high resistance. ठीक है, तो RBE is low and RBC is high, so B would be the correct answer. B आपका सही आंसर आ जाएगा. ठीक है, B would be the correct answer. Getting a point? B आपका सही आंसर आ जाएगा. कोई दिक्कत हो पूछते रहना है ना, कमेंट में. सोशल मीडिया का जमाना है तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ कमेंटिंग. आगे चलें. ये देखो क्या बोल रहा है. A classical particle has total energy, थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? नहीं. A classical particle has total energy E. The plot of potential energy as a function of R from the center of the force located at R equal to 0. Which of the following are forbidden for the particle? देखो ये जो लाइन है आपका यहाँ पे, ये आपका एनर्जी है. And this energy is basically equal to PE plus KE. If I write PE as V and this as KE को KE ही रहने दो. So I can say that KE is equal to E minus V. Right? या U लिखा है तो U लिख दो, कोई बात नहीं. U लिखो. U plus KE. So I can say KE is U minus E minus U, and we are into the world of classical mechanics. So in classical mechanics, the KE has to be greater than or equal to 0. That means E has to be more than U, or you can say U has to be less than or equal to E. So all those reasons where you are finding that U is more than E will be forbidden. वो सारे रीजन जहाँ पे U जो है E से बड़ा है वो forbidden होगा, वहाँ पार्टिकल नहीं लाई कर सकता, वो क्लासिकली forbidden रीजन होगा. तो U मोर देन E वाला कौन कौन सा रीजन है? देखो एक तो ये रीजन हो गया, यहाँ U का ग्राफ E के ग्राफ से ऊपर है, ये ओके है, ये forbidden है आपका. ऐसे ही 3 वाला forbidden है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना आपका, ये डिस्टेंस, ये forbidden डिस्टेंस है. ये आपका डिस्टेंस forbidden है, ये आपका ठीक है, ये ओके है. ठीक है, तो आपका 1 और 3 forbidden है. 1 and 3 forbidden. Why? Because potential energy is more than total energy, which never happens. ठीक है, which never happens. मैथमेटिकली ये आगे ऊपर, लेकिन ये फिजिकली होगा नहीं क्योंकि पार्टिकल वहाँ जाएगा ही नहीं. ठीक है, तो 1 and 3 is classically forbidden region. यही पूछा है ना, 1 and 3 is classically forbidden region. कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, कैसे समझना बहुत जरूरी है. क्या होगा आंसर, उससे आई इंपॉर्टेंट है वो कैसे होगा, जो कि आजकल मैं बच्चों में कम देखता हूं. कैसे, क्या बोला है जी? आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट. यू टू कंप्रेस इट keeping temperature constant. So how you compress it keeping temperature constant? You connect the system to a bath, heat bath. आप सिस्टम को हीट बाथ से कनेक्ट कर देते हैं सो दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. और उसके बाद क्या करोगे, आप उसको कंप्रेस करोगे. यू कंप्रेस द पिस्टन. ठीक है,
कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, आपका वॉल्यूम घटेगा। प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा, मतलब जो आपका dV/dP है at constant temperature is less than 0 because V is falling and P is increasing। ठीक है, तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी अगर ये हो गया रेट एट विच द वॉल्यूम इज फॉलिंग एज यू इंक्रीज प्रेशर, और 1/V कर देंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा आपका। ये माइनस करना पड़ेगा कि इन ए वे दिस इज नेगेटिव क्वांटिटी, तो आपको कोएफिशिएंट निकालना है तो आप उसको पॉजिटिव के टर्म्स में ऐसे लिखेंगे माइनस करके। ठीक है, कौन सा आ रहा है देखो, ये आ रहा, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। कंप्रेसिबिलिटी हमेशा ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम करके हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, फेमस है, याद रखिएगा ये, है ना। ये देखो क्या बोल रहा है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल से एट एक्स बाई x² + 9 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट। देखो पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शंस आर नाइस फंक्शंस, बेसिकली दे आर गुड फंक्शन, वेल बिहेव्ड फंक्शन, डोंट सूट अप लाइक डोंट गो इन्फिनिटी, है ना, and except where this is 0, except where this is 0, ठीक है, and this is 0 not for any real values। अगर यहाँ लिखता ना continuous for all real values, then it would have been continuous for all real values for every x, but यहाँ पे देखना है कि you have some complex number, आंसर में देखो ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिया हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि at x² + 9 when x² + 9 become 0 the function blows up। When the denominator goes 0 the function is blowing up, it's going to infinity, we don't like that। ठीक है, तो it's going to infinity at what value, at x equals to at x plus minus 3i। So except this x the function behaves properly। ठीक है, so except x equal to plus minus 3i the function is continuous everywhere, the function is continuous everywhere, it's behaving nicely, continuous, no breakage, है ना। Okay, so D is going to be the correct answer, D is going to be the correct answer। Eight, which one of the following crystallographic plane represent 101? 101 का मतलब है कि जो y डायरेक्शन में इंटरसेप्ट होगा इन्फिनिटी होगा। आप मिलेंड से कैसे निकालते हो, पहले इंटरसेप्ट निकालते हो, फिर आप कोई कॉमन फैक्टर उसको क्लियर कर देते हो, उसका रेसिप्रोकल लेते हो, ठीक है, और फिर फ्रैक्शन क्लियर कर देते हो। तो रेसिप्रोकल लेने पे अगर 0 आ रहा है यानी उस डायरेक्शन में इंटरफेस इन्फिनिटी रहा होगा। अगर रेसिप्रोकल लेने पे यहाँ 0 आ रहा है y डायरेक्शन में, यानी y डायरेक्शन वाला इंटरसेप्ट इन्फिनिटी रहा होगा, y डायरेक्शन वाला इंटरसेप्ट इन्फिनिटी रहा होगा। ठीक है, और x और z डायरेक्शन इंटरफेस सेम रहा होगा। तो देखिए इंटरसेप्ट यहाँ पे x डायरेक्शन में जो है वही z डायरेक्शन में, थोड़ा सा डायग्राम गलत ड्रा किया है, इसको थोड़ा सा चिपटा कर देना चाहिए था z के डायरेक्शन में। ठीक है, और y डायरेक्शन इन्फिनिटी है, इट्स नॉट मीटिंग एनीवेयर, सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों में इंटरसेप्ट फाइनाइट है, यहाँ जेड में इंटरसेप्ट इन्फिनिटी है, तो जेड वाला तो 1 है हमारा। ठीक है, और यहाँ भी जेड में इन्फिनिटी है। ठीक है, तो यही आंसर होगा, बी आंसर है। ठीक है, 1 मार्क्स का होता है तो इजी रहता है। In a heat engine based on Carnot cycle, heat is added to working substance at, देखिए Carnot cycle में if I draw the Carnot cycle, you have a isothermal expansion, an adiabatic expansion, and isothermal compression,
then adiabatic compression. ठीक है? So when your this is at temperature T1, this is at T2. T1 is the temperature of the source and T2 is temperature of the sink. So when you have isothermal compression, heat is absorbed. Isothermal expansion, heat is absorbed. In adiabatic, heat का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि adiabatic में heat absorbed is 0. And isothermal compression, your heat is rejected. Adiabatic compression में तो heat का कोई मतलब नहीं है ना, heat exchange is 0. So your heat is absorbed and heat is rejected in isothermal expansion and isothermal compression. So in both the cases, your temperature is going to be 0. Not 0, sorry. Temperature is going to be constant. Isothermal का मतलब ये था temperature is constant. ठीक है? So temperature will be constant when heat is added. ठीक है? When heat is added, temperature remains constant. Okay. 10वां क्वेश्चन देखिए. If phi x y z is a scalar function which satisfies Laplace equation, phi is satisfying Laplace equation, means del square phi, Laplace equation क्या होता है? Is 0, or we can say del square phi is divergence of gradient. ठीक है? तो पहले बात समझिए सोलेनॉइडल क्या होता है. When your divergence of some function is 0, then you call f is solenoidal. And if curl of some function is 0, then you call f is irrotational. F is said to be irrotational if curl of f is 0. F is said to be solenoidal if divergence is 0. तो हम कह सकते हैं कि gradient of phi is solenoidal. Gradient of phi is solenoidal. ठीक है? अच्छा, दूसरा चीज, curl of gradient is always 0. ये in general true है. Curl of gradient is always 0. Divergence of gradient is 0 because phi is Laplacian of phi is 0. और gradient का curl तो हमेशा ही 0 होता है. तो gradient of any function is always irrotational, but here it is solenoidal also. So it is solenoidal as well as irrotational. It is solenoidal as well as irrotational. दोनों ही हैं. ठीक है? It is solenoidal as well as irrotational. अब MCQ लेवल 2 स्टार्ट करते हैं. 1 to 10 जो था MCQ लेवल 1 था, जिसमें 1 मार्क्स का मतलब 1 मार्कर्स थे सारे. अब 11 to 30 जो होगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. तो देखो 11 क्वेश्चन क्या है. ये बोला लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा प्रोपेगेट थ्रू डिस्पर्सिव मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n lambda varying like this. The group velocity of wave traveling in this medium in the unit of ये 10⁸ होगा मीटर पर सेकेंड. 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है? तो ये निकालना. डिस्पर्सिव मीडियम में जहाँ पे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी चेंज करता रहेगा उसको लो या ऐसे बोलिए कि वेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फंक्शन ऑफ लैम्डा. ए मीडियम वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फंक्शन ऑफ लैम्डा, मतलब वो मीडियम जो होगा अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रेजेंट करेगा. दैट मीडियम विल प्रेजेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा. मतलब अलग अलग, अगर कोई लाइट पास कर रहा है और उसमें कई सारे वेवलेंथ हैं तो वो उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट होगी. ठीक है? तो इस तरह से वो डिस्पर्स कर देता है लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में डिस्पर्स कर देता है. ऐसे मीडियम को डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं. ठीक है? क्या बोल रहा है? द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव ट्रेवलिंग इनसाइड दिस मीडियम इज, देखो ग्रुप वेलोसिटी इज गिवन बाय Vg इज d ओमेगा बाई टी. अब ओमेगा क्या होता है? आप एक चीज समझिए, फेज वेलोसिटी इज ओमेगा बाई k. So I can write omega is kVp or I can say it is, ठीक है, चलो kVp लिख दो. And velocity of this light in this medium is what? C by n, where n is the refractive index. And k is what? K is 2 pi by lambda, n is 1.5, this. All right.
सो इसको भी अगर लैम्डा के टर्म्स में लिखो तो योर k इज इट इज d ओमेगा बाई d 2 pi by lambda, and this is d omega minus 2 pi by lambda square d lambda, or you can say this is lambda square upon 2 pi, ऐसे लिख सकते हैं हम, and omega is this. Okay, so this is minus lambda upon 2 pi d by d lambda of 2 pi c, और lambda को अगर अंदर ले लें तो it is 1.5 lambda plus 0.6 lambda square, नहीं, ऐसे आ जाएगा. और we can write it as lambda square upon 2 pi, और इसको डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा it is minus of 2 pi c का होल स्क्वायर 1.5 ऐसा आ जाएगा. ठीक है. ओके, सो दिस विल बिकम Vg will become lambda square upon 2 pi and 2 pi c 1.5 plus 1.2 lambda upon lambda square will come out. You have 1.5 plus 0.6 lambda, है ना. ये सब कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये सब कैंसिल हो जाएगा. Square. So what is Vg finally? Approximation लेना पड़ेगा हम लोगों को. So Vg is C by, or can write 1.5 plus 1.2 lambda, and here we have 1.5 plus 0.6 lambda का whole square. So I can take 1.5 outside, so this will be 1 plus 1, ये आ जाएगा अपॉन, यहाँ 1.5 को बाहर लें तो 1.5 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ऐसे 1 प्लस का whole square, or you can say it is c upon 1.5 and 1 plus 12/15 मतलब 4/5 lambda and 1 plus 6/15 मतलब ऐसा आ जाएगा ना. And lambda is very very small. लैम्डा जो होगा, लाइट है, लाइट इज, अगर विजिबल लाइट का बात करते हैं हम लोग तो लैम्डा इज इन माइक्रोमीटर, लैम्डा इज इन माइक्रोमीटर. सो अप्रोक्सीमेटली it would be c upon 1.5, that means 3 into 10 to the power 8, I can say 2 into 10 to the power 8. So in the unit of 10 to the power 8, the answer is going to be 2. 4 वगैरह तो हो ही नहीं सकता ना, 4, 3 ये सब तो हो ही नहीं सकता, यही हो जाएगा. ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसे आ जाएगा. फाइन, लेट्स मूव ऑन. ये देखिए,
द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स आर। देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है तो इसमें से ही हम लोग इलिमिनेट कर लिया जाए। हम लोग को दो प्रॉपर्टी पता है, एक तो पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज equals to trace of matrix, and trace is what? Sum of the elements sitting on the diagonals, so it is 12, ठीक है। and product of eigenvalues, product of eigenvalues equals to determinant of the matrix। determinant क्या होगा जी? 6 into 9, ये क्या भी है, माइनस आयोटा होगा मेरे ख्याल से, पेपर भी नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसका ना हम आई थिंक इससे माइनस है, ठीक है। सो इट इज पेपर भी निकाल लेंगे। सो इट इज 48। अब कौन सा मैच कर रहा है? ये सब तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो सम ही नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आएगा, कॉमा ये आ जाएगा। ए विल बी आंसर, ए विल बी द आंसर। 2 4 6, 6 4 10 2 12 और 6 4 24 दूनी 48, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पेपर निकाल रहे हैं यार। क्योंकि बीच बीच में एरर आ जा रहा ना कहीं कहीं, पेपर रहेगा तो इजी रहेगा हम लोग लिए। मेरा ऐप है बेसिकली, ऐप का बैकएंड है ये, मैंने इसे पेपर डाल रखा है, जो ओरिजिनल पेपर है ना। ये तो अभी जो है वो टाइप्ड है, ओरिजिनल वाला पेपर देखना, IITJAM प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग को देखना है 2019 का, ये आ जाएगा। ये तो कौन सा क्वेश्चन था? मैट्रिक्स वाला था ना? हाँ आई था, आई ही था, 2, 4, 6, ठीक है। ठीक, ये हो गया हम लोग का। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन किए ना 11, ये दोनों कर लिए ना, ये भी कर लिए हम लोग। हाँ, ये देखिए क्या बोल रहा है। A gamma ray photon emitted from cesium source collide with electron at rest, ठीक है। If the Compton shift, not common shift, बहुत एरर है भाई इसमें, Compton shift, if the Compton shift, अच्छा पेपर का अलग अलग वो होता है एक्चुअली, क्या बोलते हैं, अलग अलग सीरीज होता है, तो हमारा जो टाइप्ड है वो इस सीरीज में Compton shift, Compton shift, yes, ऐसा क्लियर था। The Compton shift of a photon is 3.25 into 10 to the power minus 13. Then the scattering angle is closest to, देखिए Compton shift क्या होता है? Compton shift is equal to delta lambda is equal to Compton wavelength 1 minus cos phi, ठीक है। अब Compton shift जो दे रखा है आपको, वो देखा 3.25 into 10 to the power minus 13,
ठीक, और लैम्डा सी का वैल्यू होता है 2.426 पिकोमीटर। समझ रहे? तो कॉम्पटन शिफ्ट पूछा है आपसे, तो ये जो है ना H/m0c होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जब निकालोगे ना सब डाल के तो यही आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं एक बार। तो मैंने ये सब का मतलब हमने ये याद भी रखिए, नहीं तो कांस्टेंट ही रहेगा। 2.4 इंटू 10⁻².4 पिकोमीटर याद रखो बस, तभी काम चल जाएगा। 2.4 पिकोमीटर याद रखो, तभी काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग -13 में से करते हैं तो ये आ जाएगा 1 - cos phi इक्वल्स टू 3.25/24.26, है ना, ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, और cos phi विल बी 1 - 3.25 and 24.26, तो ये आ जाएगा आपका 3.25 भागा 24.26 -1, ये आ रहा है 0.866, और ये होता है √3/2 के बराबर। मतलब √3 इज 1.732, 1.732 का आधा ही तो है ये, ठीक है। so √3/2, सो phi इज व्हाट 30 डिग्री। भाई phi cos 30 √3/2 होता है, cos 30 जो है √3/2 होता है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, H/m0c का वैल्यू ना याद रखो, 2.4 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। कॉम्पटन वैल्यू पिकोमीटर 2.4 पिकोमीटर याद रखो, ऐसे याद रखो, ठीक है। ओके, ठीक है। ये देखिए, फॉर ए क्वांटम पार्टिकल कन्फाइंड इनसाइड ए क्यूबिक बॉक्स ऑफ लेंथ L, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज E0, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। ये 2019 में इजी था, मतलब नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सब है। 20 वाले तो 21 वाले वैसे नहीं थे, इट वाज इजी पेपर, ठीक है। देखिए, फॉर पार्टिकल इन क्यूबिक बॉक्स यू हैव 3 क्वांटम नंबर E, Nx, Ny, Nz, and that is given by h cross square pi square upon 2ml square Nx square, Ny square, Nz square। तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगा E0, लीस्ट वैल्यू क्या होगा, Nx, Ny, Nz इज नॉन जीरो, बेसिकली कोई भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो होगा तो आइगन फंक्शन जीरो हो जाएगा, आइगन फंक्शन नेवर जीरो, ठीक है। सो द ग्राउंड स्टेट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन यू पुट Nx, Ny, Nz ऑल ऑफ देम टू बी 1। तो ग्राउंड स्टेट इज गोइंग टू बी दिस। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसी एक को 2 कर दो, 2 1 1 या 1 2 1 या 1 1 2, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट इट विल बी, अगर 2 1 1 कर दें हम लोग, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, 6h का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ E1, ट्वाइस ऑफ E0, ट्वाइस ऑफ E0। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ E0 हो जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी विल बी ट्वाइस ऑफ E0, ठीक है। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है इसमें, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, EM वेव का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंसिडर नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन लाइक दिस ओवर इंटरफेस Z = 0,
separating the two media, wave velocity v1, v2, where v2 is more than v1 and wave vector k1, k2 respectively. The magnetic vector of the reflected wave is, तो दो मीडियम है, वेव जो है इधर से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये मीडियम 1 है और आगे मीडियम 2 है, ऐसे है देखिए, जैसे ये इंटरफेस हो गया, इधर मीडियम 2 है और इधर मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, समझ ना, ये मीडियम 2 हो गया, ये मीडियम 1 हो गया, ठीक, और इधर से हिट कर रहा है वेव इधर से हिट कर रहा है इंटरफेस को, वेव इज हिटिंग द इंटरफेस। अब इधर वेलोसिटी v1 है और इधर वेलोसिटी v2 है, अब बोल रहा है कि v2 इज मोर देन v1। अब v2 मोर देन v1 इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो μ2 है वो लेस देन μ1 है, बिकॉज v2 इज c by μ2 एंड v1 इज c by μ1। सो जिधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उधर वेलोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है, तो अगर इधर वेलोसिटी ज्यादा है यानी इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब वेव जो हिट कर रहा है इंटरफेस को वो डेंसर मीडियम से हिट कर रहा है, इट इज इंटरफेस इधर रेयर मीडियम है और इधर डेंसर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयर मीडियम है। तो जब भी कोई वेव ईएम वेव डेंसर से रेयर मीडियम के इंटरफेस पे हिट करेगा तो देयर वोंट बी एनी फेज चेंज ऑफ पाई इन द रिफ्लेक्टेड वेव। अगर कोई वेव रेयर टू डेंसर मीडियम के इंटरफेस पे हिट करता है, जैसे मान लो कोई इधर एयर है और इधर ग्लास है, अब कोई वेव हिट किया तो उस केस में रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर इधर ग्लास है और इधर एयर है और वेव हिट करता है तो उस केस में रिफ्लेक्टेड वेव में कोई भी पाई का फेज चेंज नहीं होगा, पाई का फेज चेंज नहीं होगा। अब लाइट इधर डेंसर से रेयर मीडियम के ये इंटरफेस क्या है, डेंसर, इधर लाइट इधर से आ रहा है, डेंसर मीडियम से आ रहा है और हिट कर रहा है रेयर मीडियम के इंटरफेस पे, डेंसर टू रेयर मीडियम के इंटरफेस पे हिट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स पहली बात तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, लाइट जब रिफ्लेक्ट होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज कर जाएगा लेकिन फेज चेंज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रिफ्लेक्टेड वेव, इन द रिफ्लेक्टेड वेव फेज चेंज नहीं होने का मतलब है कि अगर मान लो फील्ड वाइब्रेशन जब हिट किया है तो अगर फील्ड वाइब्रेशन सपोज को अपने मैक्सिमा पे है एक्स डायरेक्शन में तो मैक्सिमा पे ही रहेगा जस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर मान लो फील्ड वाइब्रेशन का ई जो है मान लो हाफ द मैक्सिमम पे है तो हाफ द मैक्सिमम, तो फेज में चेंज नहीं आएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज कर जाएगा। जो ई आर होगा रिफ्लेक्टेड वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट, इट विल बी k1z और इट विल बी k1z प्लस ओमेगा टी नहीं दे रखा ना, ये कर लीजिए। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज कर गया है। ये आयोटा है और ये आई कैप है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव में। There won't be any phase change, only direction of propagation will change, ठीक। आपको क्या पूछा, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। So H is what? H is C mu naught n क्रॉस E, नहीं सॉरी गलत लिख दिया, n क्रॉस E is C mu naught H, ठीक है। तो अगर इसका मॉडुलस ले लेंगे तो आई कैन हैव E इक्वल्स टू C mu naught H, मॉडुलस लोगे तो H जो आएगा, डायरेक्शन हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे, H विल बी E अपॉन C mu naught, so it is E naught upon C mu naught
एक्सपोनेंट आई माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक, डायरेक्शन क्या होगा, ये कहां से आ रहा है पता है आपको, ये आता है मैक्सवेल इक्वेशन से, पहले भी डिस्कस कर रखे हैं एक पेपर में। ठीक है, डेल को हम लोग आई के कैप से डिनोट करते, आई के से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग आई के लिख देते हैं, और डी बाई डी टी को माइनस आई ओमेगा लिख देते हैं, ये हो जाता है आई ओमेगा बी। ठीक है, वहां से आ जाता है, पढ़ लेना ये सब। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगा एच का, देखो डायरेक्शन क्या है, एच लाइज इन डायरेक्शन ऑफ एन क्रॉस सी, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो एन कैप का डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस के कैप, क्योंकि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है ना, रिफ्लेक्टेड वेव नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है, तो एन कैप का डायरेक्शन हो गया माइनस के कैप। और ई का डायरेक्शन क्या हो गया, ई का डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे क्या था, आई कैप, एक्स के डायरेक्शन में है, सो के क्रॉस आई इज जे कैप, सो माइनस के क्रॉस आई इज माइनस जे कैप, तो ये आ जाएगा माइनस जे कैप। तो आपका आंसर आ जाएगा सी म्यू नॉट इज वी। ठीक है, दिस इज द आंसर, सी इज गोइंग टू बी द आंसर, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, सी आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी एरर करेंगे, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करेंगे गलती हो जाएगा आपका। ठीक है, सो हैव टू डू केयरफुली। क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ई दिया हुआ है बी निकालिए, बी दिया हुआ है ई निकालिए। ठीक है, एक चीज था यार, उसमें एच निकाला था ना, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना, हमने एच इक्वल्स टू, सॉरी एक मिस्टेक हो गया उसमें, मिट भी गया होगा, हमने क्या लिखा था, ई अपॉन सी म्यू नॉट ना, और समथिंग कुछ लिखा था। अब ये ध्यान रखना, म्यू नॉट को उधर लेके जाना। ठीक है, आपसे बी पूछा था, ई अपॉन सी या समथिंग हो जाएगा, तो ये आपका बी है बेसिकली, सी म्यू नॉट वी नहीं होता है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसे वी बेसिकली, वी म्यू नॉट सही कर लेना। ठीक है, मतलब हमने जो लिखा था ना, क्योंकि वो मीडियम के अंदर था, तो हमने सी म्यू नॉट एच नहीं, वी म्यू नॉट एच कर लेना। ठीक है, वी म्यू नॉट एच, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में था ना, एन क्रॉस सी विल बी वी म्यू नॉट एच, वी म्यू नॉट एच। अगर नॉन मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक हुआ तो म्यू आर भी आ जाएगा, बट ठीक है, तो वी म्यू नॉट एच कर लेना, एंड वी फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। करेक्ट कर लेंगे आई थिंक, है ना, करेक्ट कर लीजिएगा, मिट गया नहीं तो हम भी कर देते हैं। ठीक है, ओके। ये देखिए क्या बोल रहा है, A small spherical ball having charge q and mass m is tied to thin massless non-conducting string of length L. ठीक है, the other end is fixed to the infinitely extended thin non-conducting sheet with a uniform charge density sigma. Sigma is a uniform charge density. ठीक है, under equilibrium the string makes 45 degree with the sheet as shown in figure. Then sigma is given by, थोड़ा सा ये और ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अब ऑप्शन दिख रहा है, बट क्वेश्चन डिलीट हो गया, आई थिंक इसको थोड़ा छोटा करो, अब सही है। ठीक है, तो ज़्यादा छोटा हो गया, बट ठीक है। ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल, अब देखो ये सीट है, ये बॉल है, इन इक्विलिब्रियम द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये आपका मान लो सीट है, सीट, एंड दिस इज द बॉल, ये सिग्मा है आपका चार्ज डेंसिटी, मतलब ये व्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो सीट आपको लाइन की तरह दिखेगा ना, इधर से साइड से देखोगे तो। ठीक है, तो पहले देखो क्या क्या फोर्सेस लग रहा है बॉल के ऊपर। इक्विलिब्रियम का केस है
क्या क्या फोर्सेस लग रहा है। एक तो देखो ये नॉन कंडक्टिंग सीट है, नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पे चार्ज क्या दे रखा है, Q इज अ चार्ज, तो ये फोर्स क्या लग जाएगा, QE, और यू कैन से Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देयर इज अ कूलम्बिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉल। एक इस पे ग्रेविटी लगेगा mg, और एक फोर्स इस पे टेंशन T लग जाएगा, और एंगल कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा तिरछा बन गया है, सीधा कर लो ऐसे, ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम अगर मान लो इफ आई टेक दिस एज x डायरेक्शन y डायरेक्शन, net force in x direction, net force in y direction will be 0. So net force in x direction is what? Q sigma upon 2 epsilon naught minus t sin 45. T sin 45 is t by root 2. Or let's say t sin 45. T sin 45. The net force in x direction, which is 0. Net force in y direction is t cos 45 equals to mg, right? So what do we have? T sin 45 is q sigma by 2 epsilon naught, and t cos 45 is mg. So if I divide it, I get tan 45, which is 1. So you have q sigma by 2 epsilon naught mg. क्या पूछा है तुमसे, सिग्मा। सो सिग्मा इज 2 epsilon naught mg by q, 2 epsilon naught mg by q. C आंसर हो जाएगा, C is going to be the correct answer. C is going to be the correct answer, ठीक है, clear? So this was question 16. सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द मास पॉइंट लेंथ ऑफ ए रॉड वेरीज एज रो इक्वल्स टू 3x kg per meter. The moment of inertia of rod about perpendicular axis passing through the tip of the rod. सिंपल क्वेश्चन है ये। पेपर रिलेटिवली इट वाज वेरी सिंपल पेपर, ठीक है। ये आपका रॉड हो गया, और आपको जो निकालने बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट निकालने बोला है, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट, अगर एक हम एलिमेंट ले लें एट ए डिस्टेंस ऑफ x एंड थिकनेस dx, so what would be the mass of this element? dm would be rho dx, or it would be 3x dx, ठीक है। And the moment of inertia would be x square dm. ये होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। So this is x square 3x dx. So I is integral di, or you can say 3x cube dx, and x goes from 0 to 2. 2 मीटर का रॉड है, 2 मीटर का रॉड है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। So this is going to be what, 3 and x4 by 4, 0 to 2, 4 × 12 हो जाएगा। 12 is going to be the moment of inertia. Moment of inertia is going to be 12. तो मतलब बहुत लेस चैलेंजिंग पेपर रहा ये, है ना। आगे पता नहीं, आगे शायद चैलेंजिंग हो जाए।
ये देखो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट टिपिकल वेरिएशन ऑफ क्यू चार्ज डिपॉजिटेड ऑन प्लेट एंड करंट इन द सर्किट इज, ये क्यू आई नहीं होगा, क्यू टी होगा, क्यू टी, ठीक है। तो दिस इज वेरी फेमस, you have RC circuit, you have the switch and the battery switch. When you close the switch, the variation of Q with respect to time is basically CE1 minus T by RC, and I is dQ by dt, so this is E by R e to the power minus T by RC. तो करंट तो एक्सपोनेंशियली फॉलिंग है, ठीक है, और ये जो है Q इज राइजिंग एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम इट सैचुरेट्स, व्हेन T बिकम लार्ज दिस बिकम जीरो, सो Q गोज टू CE. सो इफ आई टॉक अबाउट द चार्ज, दिस इज द ग्राफ फॉर चार्ज, ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर चार्ज, फिगर 1. एंड इफ आई टॉक अबाउट करंट, करंट का I वर्सेस T तो कुछ दे ही नहीं रखा है, आई हैव टू चेक दिस, मिट जाएगा बट वी हैव टू चेक, इसमें देखना पड़ेगा I वर्सेस T कौन सा है, ऑपरेटर ने मिस्टेक कर दिया है इसमें, सो लेट मी चेक इट, इसको तो वेरीफाई कर लें, पर वहीं कर लेंगे फिर। ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये है, ये देखिए हमने क्या निकाला था वहां, Q इज CE1 माइनस, और I जो था दैट वाज dQ by dt E by R e to the power minus T by RC. तो चार्ज का ग्राफ तो ये हो गया, ये चार्ज का ग्राफ हो गया। करंट का ग्राफ जो होगा फॉलिंग ग्राफ, because at a very large time this will go to 0, I will go to 0, ये फॉलिंग कर्व हो जाएगा। तो आपका 1 and 2 हो जाएगा, आंसर जो है ना 1 and 2 हो जाएगा, आंसर इज गोइंग टू बी 1 and 2, ठीक, ये आपका आंसर है, ओके, ठीक। Let's go to next question. ये देखो क्या बोला है, फॉर ए फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड विच आर फॉलोइंग एनर्जी बैंड डायग्राम इज करेक्ट। देखो पीएन जंक्शन में या पी टाइप मटेरियल, मतलब पी टाइप इम्प्योरिटी उसमें ऐड करते हैं हम लोग, सिलिकॉन सॉरी बोरोन और एल्यूमिनियम टाइप का, तो वो क्या करेगा, एक एक्सेप्टर लेवल क्रिएट कर देगा। अगर पी टाइप मटेरियल का देखेंगे आप, इफ यू टॉक अबाउट पी टाइप मटेरियल, सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर, you have valence band, you have conduction band. When you add the impurities, the group 3 impurity add करेंगे aluminium boron टाइप का, तो उसमें एक वैकेंसी, एक 3 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 ही, तो 3 बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, और एक जो है आपका एक्सेप्टर लेवल ऐसे बना देगा, you'll have acceptor level, मतलब it is ready to accept a electron from the valence band, इस टाइप का एक एक्सेप्टर लेवल बन जाएगा पी टाइप मटेरियल में। एन टाइप मटेरियल में क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, बिकॉज यू आर एडिंग व्हाट ग्रुप 5 एलिमेंट, मतलब फॉस्फोरस आर्सेनिक ये ऐड करते हैं ना, तो क्या करेगा, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा बॉन्डिंग फॉर्म करने के बाद, दैट एनर्जी विल बी वेरी हाई नियर द कंडक्शन बैंड, सो दे फॉर्म व्हाट यू कॉल डोनर लेवल। तो देखिए कौन सा होगा, ये दिख रहा है एक्सेप्टर लेवल हो गया, ये डोनर लेवल हो गया, ये आपका, ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, ये ऊपर होना चाहिए था, ठीक है, ये सही है। यहाँ देखो एन टाइप मटेरियल डोनर लेवल है, ये डोनर लेवल है, और ये एक्सेप्टर लेवल है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे, उसी तरह से कंडक्टिविटी बढ़ाता है।
ठीक है, सो ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी पेपर रहा है अभी तक तो। द लोकेशन ऑफ CL inside the unit cell CSCl crystal. The Bravais lattice of CSCl is, see your Cl is here at the corners, ठीक है, यहाँ CS है। अब इसके तो एक यूनिट सेल दिया है ना, इसके ऊपर जाएंगे तो वो CS मिलेगा, इसके ऊपर CS मिलेगा, इस तरह से CS है। मतलब इसमें Cl का सारा ड्रा करके दे दिया है, CS का भी ओवरलैपिंग इसी टाइप का बनेगा, समझ रहे ना। CS का भी अगर बाकी के चारों तरफ भी CS होगा तो CS का ही बनाओगे तो वैसे ही क्यूब टाइप का बनेगा, जिसमें सेंटर पे सॉरी आपका एज कॉर्नर पे CS रहेगा, मतलब CS का भी कुछ ऐसा ही बनेगा, समझ लो ना। आपको Cl वाला बना के दे दिया है इसने, इस टाइप का रहेगा, ठीक है। तो ये क्यूबिक क्रिस्टल है, सिंपल क्यूबिक है, मतलब यू हैव Cl ओनली ऑन द कॉर्नर्स, तो इट इज अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, SCC है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है। फेस सेंटर में तो फेस पे भी एटम रहेगा ना, और बॉडी सेंटर में बीच में रहेगा, तो बीच में Cl रहता तो हम बॉडी सेंटर बोल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो Cl इज ओनली ऑन द कॉर्नर्स, और CS का बनाया नहीं है, ठीक है। CS का बनाएगा तो वो भी आपको सिंपल क्यूबिक ही दिखेगा, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। तो अभी हम लोग के ना 20 तक पहुँचे, अब आगे 10 और है, मतलब 11 to 30 जो है आपका जो है वो 2 मार्कर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट राउंड में इसको 21 to 30 करेंगे। आपको तो एक ही साथ कंबाइन करके देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, हमारा टाइम हो गया जाने का, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे है। रेड स्टार हैविंग रेडियस RR एट टेम्परेचर TR and a white star having radius RW at temperature TW radiate the same total power. If these stars radiate a perfect black body, then देखो, Stephen's law says that amount of energy radiated per unit area per unit time is equal to sigma T4. The amount of energy which is radiated per unit time and per unit area is sigma T4. So if you want the amount of energy radiated per unit time, then we have to just multiply into sigma T4 the surface area of the star. So power which is radiated by the star is given by sigma T4 and the surface area, ठीक है। Now the question says कि रेड स्टार और व्हाइट स्टार का जो पावर है वो सेम है, रेड स्टार और व्हाइट स्टार का जो पावर है वो सेम है, इज इक्वल टू सिग्मा TW4 so from here we get TR square RR is TW square RW, ठीक है। और एक चीज समझिए, रेड स्टार का टेम्परेचर व्हाइट स्टार से कम होता है, तो रेड स्टार का टेम्परेचर व्हाइट स्टार से कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ रेड स्टार will be more than radius of the white star. तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। You have to make use of this fact कि temperature of red star is less than temperature of white star. Okay? ये देखिए क्या बोल रहा है, इफ द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड लाइक दिस, x5 cos 8 pi
8 pi t and y 5 sin 8 pi t and z equal to 5t, then trajectory of the particle is, अगर मान लो सपोज करो कि ये z इक्वल टू 5t के बजाय, अगर z इक्वल टू 5t ना होता, इसके बजाय हम कहें कि z इज 0, फिर क्या होता? फिर व्हाट कुड हैव बीन द पाथ? पाथ क्या होता? अगर z इक्वल टू 0 बोलते तो क्या होता है? x इज 5 cos 8 pi by t, y is 5 sin 8 pi by t. So I can say x square plus y square is 5 square. The path could have been a circle of radius 5. The path could have been circle of radius 5. अगर z equal to 0 होता तो xy plane में the particle would have been moving in a circle of radius 5. अब क्या हो रहा है? अब हम कह रहे हैं कि नहीं, z is not 0, z is 5t. तो x और y का वेरिएशन तो वही है जो पहले था, ठीक है. पहले क्या था? x एंड y वाज चेंजिंग, पहले क्या था? सर्कुलर मोशन था ना, x एंड y वाज चेंजिंग बट z वाज रिमेनिंग द सेम प्लेन. अब क्या होगा? एज x एंड y चेंजेस, एज t इंक्रीजेस, x एंड y चेंजेस बट z इज नॉट कांस्टेंट, z कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. मतलब इसको ऐसे अगर z का वेरिएशन को किल कर दें, कैसे किल कर सकते हैं? इसको जो हेलिकल है ना, इसको दबा दो, दबा दोगे तो क्या बनेगा? सर्कल बन जाएगा. इफ यू किल दिस वेरिएशन, दिस हेलिकल पाथ गोज टू सर्कुलर पाथ, राइट. तो यहाँ पे जेड, जब जेड लीनियरली इंक्रीज करे, इसका मतलब यह है कि पार्टिकल जैसे सर्कुलर मोशन एक्स वाई चेंज हो रहा था ना, अब क्या है? साथ साथ जेड भी ऊपर जा रहा है, तो यही हेलिकल होगा, हेलिकल ही होगा ना. इफ यू आर मूविंग कंटिन्यूअसली इन अ सर्कुलर मोशन, and if I tell you, no, don't move in a circular motion continuously, keep on changing your z also. So you keep on moving in circular motion, but z keep on changing, z keep on increasing. So in that case, you will be in helical path. You will be in helical path. आप helical path में move करेंगे, ठीक है? Clear है? You will be moving in a helical path. ये देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है. द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग लॉजिक सर्किट कैन बी सिंप्लीफाइड टू, बनाते जाते हैं. ये एंड गेट है तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा है, और ये और गेट है, गेट भी सही से ड्रा नहीं किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, ये लाइन है तो एंड गेट क्यों होगा. ये क्या है? वाई जेड, ये और गेट है, y प्लस जेड हो जाएगा, y जेड इनपुट है, ठीक है. और यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे y प्लस जेड इनपुट है और आउटपुट क्या है? सॉरी, एक और इनपुट क्या है? x है. ये क्या हो जाएगा? एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन देख लें क्या? ठीक, ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है क्या? फिर से करते हैं. ये आपका एंड गेट है, तो एक्स वाई हो गया. ये क्या हो गया? और गेट वाई प्लस जेड. ये वाई प्लस जेड और ये एक्स हो गया. ये क्या है तुम्हारा? ये एंड गेट है, तो एक्स इंटू वाई प्लस जेड, ठीक. और ये तुम्हारा यहाँ ही वाई प्लस जेड और यहाँ y है, ठीक है. y इंटू वाई प्लस जेड और यहाँ क्या हो गया? एक्स वाई. और ये एंड गेट है, और गेट है, तो जुड़ जाएगा सारा. एक्स वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है. ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई
वाई वाई इज वाई वाई प्लस जेड, है ना। अब y को बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस जेड हो जाएगा। सो 1 प्लस जेड इज 1, सो यू हैव एक्स वाई प्लस वाई। अब इसको y को इधर ले आओ, तो एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 1, नहीं ऐसे हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी y प्लस एक्स वाई, फिर y कॉमन ले लो, सो 1 प्लस एक्स इज एक्स, 1 प्लस एक्स इज 1, 1 में कुछ भी जोड़ो, चाहिए 0 है या 1 हो, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1, y प्लस एक्स जेड, ये आंसर है। समझ रहे ना, क्लियर है, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी मिनिमा दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ए फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए सिंगल स्लिट इल्यूमिनेटर लेजर बीम वुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी मिनिमा। ओके, देखो इंटेंसिटी मिनिमा सिंगल स्लिट है ना, इंटेंसिटी मिनिमा इज गिवन बाय ई साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा, right? So the order of minima is basically, नहीं, अब e sin थीटा बाई लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, e बाई लैम्डा, बट e बाई लैम्डा मे नॉट बी ए इंटीजर, भाई m तो इंटीजर ही होगा ना, ऑर्डर ऑफ मिनिमा और ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा हैज टू बी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब हम कहेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, m का मैक्सिमम वैल्यू विल बी गिवन बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी e बाय लैम्डा, बट e बाय लैम्डा मे नॉट बी ए इंटीजर, e बाय लैम्डा से इज 5.4, so here m cannot be 5.4, in that case m will be simply the integral part of 5.4, right? So your I can say the maximum value of m, which is order of minima, is nothing but the integral value of e by lambda, नहीं, e sin theta by lambda का maximum e by lambda है, but e by lambda can e by lambda can be decimal like 7.5, 4.57, so 4.57 अगर आता है तो that means the maximum value of m can be the integral part of e by lambda, ठीक है। सो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया ना हमने, ये क्या होता है, दिस इज बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर, पढ़े होंगे बचपन में आप, लेस देन इक्वल टू एक्स, ई बाई लैम्डा कर लो भाई, ई क्या है तुम्हारा, स्लिट विड्थ 10 माइक्रोमीटर, 10⁻⁶, एंड लैम्डा इज, दोनों माइक्रोमीटर में है तो माइक्रोमीटर में ही रहने दो, 10 माइक्रोमीटर अपॉन 0.63, ये निकालो जरा कैलकुलेटर, 10 भागा 0.63, so it is 15.87, so greatest integer function would be 15, so 15 would be the maximum number of intensity minima। 15वां ऑर्डर पे तो दिखेगा ही नहीं, एक्चुअली कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, तो ये खाली थ्योरेटिकल ही है एक तरह से क्वेश्चन,
15th ऑर्डर मैक्सिमा इज सो हैज गॉट, मतलब मिनिमा तो खैर ब्लैक रहेगा, मतलब जीरो इंटेंसिटी रहेगा, बट आसपास का इंटेंसिटी दिखेगा तब ना जीरो इंटेंसिटी भी रिकॉग्नाइज कर पाओगे। भाई कोई चीज़ डार्कनेस तभी रिकॉग्नाइज होता है ना जो आसपास ब्राइटनेस हो, तभी तो डार्कनेस को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो जो 15th ऑर्डर मिनिमा होगा उसके आसपास का इंटेंसिटी इतना फीबल होगा कि ऑब्जर्व भी नहीं होगा, लगातार ही लगेगा कि अंधेरा ही है। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा, इन द गिवन फेज डायग्राम फॉर प्योर सबस्टेंस रीजन 1 2 3 4 रिप्रेजेंट। देखिए 1 जो है वेरी हाई टेम्परेचर रीजन है, तो यहां तो हो जाएगा तुम्हारा गैस, वेरी हाई टेम्परेचर रीजन। और गैस के बगल में ये भी हाई टेम्परेचर रहती है, हो जाएगा वेपर। एट ए वेरी लो टेम्परेचर यू विल हैव व्हाट, सॉलिड, एंड समवेयर इन बिटवीन यू हैव लिक्विड। क्या बन रहा है देखो, 4 हो गया सॉलिड, 1 हो गया गैस, गैस, अब वेपर हो गया 2 ये आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ये चीज, सिंपल टेम्परेचर से आइडिया लग जाएगा आपको। वेरी हाई टेम्परेचर you have the body in gaseous state, then you have vapor state, then you have liquid is transition between solid and gas, solid and vapor. Okay. ये देखो क्या बोल रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, इम्पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड आपको ये चेक करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी हैज टू बी जीरो। तो देखो डाइवर्जेंस ऑफ बी किसका जीरो है, अब किसका जीरो नहीं है, डाइवर्जेंस ऑफ बी हैज टू बी जीरो। अगर इसका डाइवर्जेंस लें तो क्या बनेगा, 6xz² एंड 6x, ये तो ठीक है, ये वैलिड है। इसका देख लो, -2y प्लस 0 प्लस 2y माइनस, ये नॉन जीरो वाला है, ये इनवैलिड होगा, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। बाकी चेक कर सकते तो पॉसिबल होगा, बाकी आगे है तो इसके आगे चेक करने का नीड नहीं है, पर इसका भी चेक कर लीजिए एक बार, जस्ट फॉर द इंटरेस्ट सेक। एक्स क्या पे कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ एरर टाइप का दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी जो है सही आंसर आ जाएगा। यहाँ चेक करो, वही क्वेश्चन है, अब उसमें तो ऑप्शन था, अगली बार था एडिट करके लाएंगे पेपर। 6xz² आई हो गया 6xz², ये तो सोलेनॉइडल है। ये चेक करो, ये चेक किए थे ना अभी, ये आ जाएगा -2y, आंसर आ गया तो फिर भी हम कर रहे हैं। ठीक है, z² प्लस 2y, ये भी वैलिड है। ठीक है, ये चेक कर लो, z -x³ प्लस x³ माइनस z, ये भी ठीक है। ठीक है, उधर क्या दिक्कत आ रहा था यार, ये देखो जरा 6z कहाँ गड़बड़ाया था, सारा ही आ रहा, 6xz², 6xz², ये ठीक है, पॉसिबल है। ये -2y प्लस z² प्लस 2y माइनस z², ये भी जीरो आ गया। ये देखो
z minus x cube प्लस एक्स क्यूब माइनस जेड, ये 6z है, सारा ही आ रहा है। तो हमारा आंसर में क्या है भैया, 6xz I cap and 3yz square j cap। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये लास्ट वाला मैं एरर कर दिया है मैंने। इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे ना, तो आएगा 6z, और ये यार सॉरी ये 3z स्क्वायर होगा, यहाँ हम गलती कर दिए थे। ये आंसर हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। यहाँ डाइवर्जेंस जो है ना नॉन जीरो है, यहाँ पे डाइवर्जेंस नॉन जीरो, हम जेड को ये जे कैप था, ये जे कैप था। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आदमी देखो मिस्टेक कर ही देता है मनुष्य में। कहाँ गया, हाँ ये वाला है भाई, है ना, ये वाई कैप था। ओके ठीक है, गुड। ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉल ऑफ मास m इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू ए विस्कस मीडियम, in which a drag force is proportional to the instantaneous velocity v of the ball, neglecting the buoyant force of the medium. Which one of the following figure best describe the variation of v versus time? देखिए, मतलब एक विस्कस मीडियम में बॉल है मास m का, वो फॉल कर रहा है, तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे बताओ। एक तो mg लग गया ग्रेविटी, और एक विस्कस ड्रैग फोर्स है जो कि v के प्रोपोर्शनल है, मतलब v अगर मान लो इस डायरेक्शन में है तो एक kv फोर्स अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, सो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बी व्हाट, mg minus kv, and that is equal to m dv by dt, mass into acceleration। ठीक है, mass into acceleration। तो अगर इसका हम ग्राफ का बात करें तो देखो क्या होगा, शुरू में when v was 0, in that case the acceleration was g। when v was 0 the acceleration was g, means the velocity was increasing at the rate of g meter per second. But as v rises, your drag force rises. As v increases, the viscous drag increases, and as a result of which the acceleration will fall. As a result of which, अगर हम लोग ऐसे लिख दें इसको, dv by dt equals to g minus k by m into v. So initially your v was 0, dv by dt is g, means when v was initially, when the body just started its motion, then the acceleration was g, means it was coming down at, with a speed which is increasing at the rate g meter per second. So initially the rate of increase was very high, right? But as v increases, the second term grows up, and in that case the acceleration will fall. The acceleration fall does not mean velocity will fall. That only means the velocity increases at decreasing rate. Velocity is still increasing, but the rate of increase is falling, right? As the time passes on, v will keep on growing, and the rate of increase in velocity will keep on falling. Means v will show a rise, but its rate of increase keeps on falling.
right? And a time will come when this v will go to such a value that this becomes equal to this, and at that point your acceleration goes to 0, and that means the velocity stops increasing. So the graph is going to be this. Is saturation आ रहा ना? This is mg by k. This is the graph of velocity versus time. ये नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, और यहाँ पे ऐसे एक्सपोनेंशियल टाइप दिखा रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है? ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा. बाकी मैथमेटिकली भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप मैथमेटिकली भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? निकाल के बता दें क्या? dv by dt plus k by mv equal to g. The integrating factor would be e to the power kt by m. So your v into if equals to integral g e plus some constant, or you have mg by k. So v is mg by k. So at t equal to 0, v is 0, which implies c equals to mg by k minus. So finally, the velocity as a function of time is mg by k 1 this. ये ऐसे चार्ज इंक्रीज होता है ना आरसी सर्किट में, वैसा वाला ग्राफ बनेगा. ये भी ग्राफ था प्रॉपर नहीं है, ऐसे होना चाहिए. Saturation will get saturated at a very large t. The velocity will get saturated at mg by k. At a very large t, the velocity will get saturated at mg by k. ठीक है? Okay. ये देखिए क्या बोल रहा है. A thin lens of refractive index 3/2 is kept inside a liquid of refractive index 4/3. Refractive index 4/3. If the focal length of lens in air is 10 centimeter, then its focal length inside the liquid is, देखिए, yes, थिन लेंस मान के चलो कि ये मान के चला जाए कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस भी हो सकता है. इन एनी केस द एफ इज गोइंग टू बी व्हाट. अगर एयर में है, अगर हम लोग एयर में हैं तो इट वुड बी म्यू एयर एंड 1/r1 minus 1/r2. अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो R1, if R1 is R, then R2 will be minus R. थिन लेंस का बात कर रहा है. So in that case it would be what? Mu minus 1 upon, नहीं, और यही अगर लिक्विड में प्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/f dash will be mu air by mu medium. नहीं, ये आ जाएगा. So f is the focal length in air and f dash is the focal length when you place this lens in a liquid of refractive index 4/3. Of refractive index 4/3. So if I just divide them, if I divide them, what you will get? F dash by f is equal to mu minus 1, the mu air minus 1, mu air by mu medium minus 1. ठीक है? So mu air is what? 1.5 minus 1, and mu air upon mu medium is 4/3 minus 1. ये क्या बन जाएगा? 0.5,
अब 15×45, 4.5, 4.5 upon 4 is how much? 1.125. So 0.125. 25 125 और क्या लिखे थे यार, फोर. So f dash is 4f, or you can say this is 40 सेंटीमीटर. नहीं, ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर. ये याद रखना फार्मूला, समझ रहे हो? ये फार्मूला याद रखना कि 1/f is mu minus 1, mu of this glass in air minus 1, and mu of the medium, mu of glass in air basically when it is placed in air. ये आता है mu air नहीं है, mu of glass in air, sorry, mu of air is 1, ठीक है. mu of air हम बार बार बोल रहे थे. mu of glass in air है ना, refractiveness of glass कर लो. mu of, instead you write mu of glass, right? mu of glass लिख लो, ठीक है. ये mu of glass कर लो. सॉरी, एयर हम बोल रहे थे यार, दिमाग कहीं और था. एनीवे, ठीक है. इजी हार्ड सा रहता है ना तो आदमी का कंसंट्रेशन हाई रहता है, बताया. और इजी सवाल में कंसंट्रेशन भी उतना अच्छा नहीं रहता, लगता है कि कुछ है ही नहीं. हार्ड सा जो एकाग्रचित हो जाता है, अरे सवाल है बनाना है. देखो क्या लिख रहा है. द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम c/3 to 2c/3 इज. Rest mass is given to you. See, whatever work you are doing, that will lead to what? Increase in kinetic energy. Whatever work you are doing, that will lead to increase in the kinetic energy. That means KEF minus KEI. And KEF is what? M0 C square and 1 minus, what is final velocity? 2c/3. So 2c/3 का 2c/3 upon c का whole square minus M0 C square. This is K final. And what is K initial? Total energy and 1 minus V square C square. This is K initial, is it not? So this will cancel out. So what remains is M0 C square and 1 minus 4/9. ये आ जाएगा ना, 1 minus 4/9. So this will be what? 3/√5. और ये क्या आ जाएगा? 3/√8. नहीं, and M0 C square 0.511 MeV, and 3/√5 is what? 3/√5, 1.342, and 3/√8, 3/√8, 1.06. So 1.342 minus 1.06 into 0.511. So it is 0.511
1441 MeV और 144 KeV, ये आंसर है 144 KeV, ठीक है। ओके, सिंपल मैकेनिक्स। ये देखो 30 क्वेश्चन नंबर, MCQ खत्म हो जाएगा। ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज, देखो एडियाबेटिक कंडीशन हो जाएगा, then in that case the heat exchange is 0, and since the free expansion don't have to do any work, then from the first law of thermodynamics, Q is 0, W is 0, so delta U will go to 0. That means internal energy remains constant. Delta U is 0, that means internal energy does not change. You do work against nothing. There is nothing which is obstructing the movement of piston. So you don't do any work. You don't have anything outside. So in free expansion, you are not doing work. And since the adiabatic expansion, the system is isolated, there is no heat exchange. So in that case, there is no internal energy change also. So internal energy remains constant. Okay. So with this we have done MCQ. Half of the paper is finished. और अब आगे हम लोग MSQ करेंगे 10 क्वेश्चन 31 से 40, और फिर उसका नेट का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कल करते हैं इसको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। अब MSQ चालू हो जाएगा। 31 to 40 विल बी MSQ, मोर देन वन करेक्ट, एक से अधिक करेक्ट हो सकता है, ठीक है। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन। एन एटॉमिक न्यूक्लियस X विथ हाफ लाइफ Tx डिकेज टू ए न्यूक्लियस Y which is having half life Ty. The condition for secular equilibrium is, देखिए सेकुलर इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले ये समझो। व्हाट इज सेकुलर इक्विलिब्रियम। यहां पे देखो क्या हो रहा है, एक्स इज सॉरी x is going to y, right, and y is decaying to some z, right, and suppose lambda x is decay constant for x and lambda y is the decay constant for y. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, a is going to decay and that is going to x is going to decay, और x decay किस में करेगा, y में, ठीक है, and y is further decaying to some nuclei z. तो secular equilibrium क्या है, a particular nuclei is said to be in secular equilibrium if its rate of production and rate of decay they become equal. That means उसका जो quantity है वो with the passage of time नहीं बदलेगा. If the number of b, number of y, of course number of x is going to change a bit, ठीक है। अगर कोई न्यूक्लियाई का नंबर समय के अनुसार नहीं बदलता है तो उसको बोलते हैं सेकुलर इक्विलिब्रियम। इसमें टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। जैसे अगर x का बात करें तो आई हैव dnx, इफ nx इज से द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई x at time t, dnx is what, lambda x nx, right. So that will give you what, that will give you nx equals to, suppose initially n naught is the total number of nuclei x and there was no y and z, ठीक है, y nuclei नहीं था, मान लो at t equal to 0, at t equal to 0 you have only nx and there is no ny. y के बारे में ज़्यादा हम लोग बात भी नहीं करते, ठीक है, there is no ny is 0, ठीक है। So in that case nx will be what, n naught, ठीक, and if I talk about ny, then dny by dt is what, rate of production minus rate of decay. Rate of production minus rate of decay.
रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन वाई इज सेम एज द रेट ऑफ डीके ऑफ एन एक्स. ठीक है, सो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ और यू कैन से रेट ऑफ डीके ऑफ एन एक्स इज जितना एक सेकेंड में एक्स डीके कर रहा है वही एक सेकेंड में वाई प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, रेट ऑफ डीके इज इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. So this y will be said to be in secular equilibrium if this ny stop changing with time, or a time reaches when ny does not change, or you say dny by dt is 0. And when that will happen? That will happen when ny is lambda x upon lambda y nx, and this is lambda x lambda y. तो आप देख रहे हैं कि nx तो चेंज हो रहा है, तो how ny can remain constant? How ny can remain constant? It can remain constant only when this factor is extremely small. This factor is extremely small, so small that I treat this e to the power minus lambda t as 1. ठीक है, that means lambda is, of course, t तो small क्या, t तो it keep on increasing. That means lambda is very small, and lambda is what? Lambda x is here lambda x is ln 2 by t half life. That means the half life of x, if it is very, very large compared to the time scale that we are dealing with, if it is very large compared to the time scale in this problem, and time scale is, of course, it is scale in which your the half life of y lies. तो यहाँ पे टाइम स्केल क्या है? यहाँ पे टाइम स्केल है जो y का हाफ लाइफ उस टाइम स्केल में अगर है, और उस टाइम स्केल के कंपैरिजन में अगर half life of x is very large compared to the half life of y. Half life of y will decide the time scale in which we are doing these calculations. So if tx means half life of x is very, very large compared to half life of y, in that case I can regard this to be 1. In that case lambda x will be very, very small, lambda x t will be very, very small. t जो है वो किसके रेंज में है? हाफ लाइफ ऑफ y के रेंज में. तो अगर लैम्डा x बहुत ही कम है compared to the time scale in which the problem runs, which is the time scale in which half life of y lies. So if half life of x is very large compared to half life of y, then I can say y is in secular equilibrium. Y is in secular equilibrium. Rate of production is equal to rate of decay. Rate of production is equal to rate of decay. ठीक है, I hope you understand. कम क्वेश्चन आता है सेकुलर इक्विलिब्रियम, इसमें पूछा है तो अच्छा है, मतलब बाकी क्वेश्चन तो सब इजी था इसका, लेकिन ये थोड़ा सा हमको अच्छा लगा. ये देखिए, क्या बोल रहा? फॉर ए अंडर डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन विथ वेलोसिटी vt, फॉर अंडर डैम्ड हार्मोनिक, अंडर डैम्ड मतलब देखो जो डैम फ्रीक्वेंसी होता है, डैम फ्रीक्वेंसी इज डैम्प ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा डैश इज ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वेयर आर इज डैम्पिंग कोएफिशिएंट, शी डैम्पिंग कांस्टेंट अपॉन ट्वाइस ऑफ द मास. तो अंडर डैम्प में आर इज वेरी लेस कंपेयर टू ओमेगा नॉट. ठीक है, आर इज लेस कंपेयर टू ओमेगा नॉट. ठीक है, नॉट कंपेरेबल. So in underdamped oscillation, R is very less compared to omega naught. The rate of energy dissipation very linearly as Vt. See, your x is what? X is a to the power minus RT sine omega dash t plus delta. If I talk about velocity, velocity is going to be dx upon dt, and that will be 8 e to the power minus RT omega dash cos omega dash t plus delta, and you have minus AR
But since r is very small compared to omega naught, r is very small compared to omega naught, यहाँ पे तो a सेम है, ये सेम है, ये तो कंपेरेबल ही होता है, तो ओमेगा डैश के कम r बहुत स्मॉल है, सो रफली आई कैन से द वेलोसिटी इज a to the power minus rt omega dash cos omega dash t plus delta. So, and the power, what is power? The energy is given like this. अगर फार्मूला आपको याद हो तो, then rate of dissipation will be what? Rate of dissipation is minus dE by dt. Rate of power dissipation or energy dissipation is this, or you can see this is equal to, so what do you find? The rate of energy dissipation is proportional to e to the power minus 2 RT. So I can say it is proportional to V square, not V, because you have here you have 8 e to the power minus RT. So it is proportional to V square of V. Yes, I am. And reduction in oscillation frequency compared to undamped cases independent of ET. Yes, ये तो R पे डिपेंड करता है ना, R depends on damping constant and the inertia of the system, मतलब वो सिस्टम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो ये भी सही है. In weak damping, amplitude decay exponentially to 0. Amplitude in weak damping is this. As the time passes on, this will keep on falling and falling, and a time will come it will go to very less value comparable to 0. ठीक है, so B C D is correct answer. B C D इसमें सही आंसर है, ठीक है. ये देखो सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? इन एक्सेस डिफ्रैक्शन पैटर्न रिकॉर्डेड फॉर सिंपल सॉलिड, सिंपल क्यूबिक सॉलिड, क्यूबिक करो इसको, ये सब यूजिंग एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पीक वुड अपीयर 4. देखो फर्स्ट ऑर्डर, this is 2D HKL, ब्रैकेट्स ला क्या है? It is sin theta of first order diffraction बोल रहा था, n will be lambda. This is Bragg's equation. This is Bragg's equation. अब बोल रहा है कि बताओ 1 एंगस्ट्रॉम का तुम्हारा एक्सरे भी है और 1 एंगस्ट्रॉम ए का वैल्यू भी है, ठीक है, तो ये कितना होता है? देखो ट्वाइस इंटू ए बाई अंडर रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर एंड साइन थीटा इज लैम्डा. अब a इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, दैट मीन्स साइन थीटा इज व्हाट? एंड दैट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 1 बिकॉज साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1. अब देखो किसमें ये वैलिड है? 100 तो ठीक है तुम्हारा, एच के एल का वैल्यू है मिलियन डिस्टेंस, 112 में तो 2 से बड़ा हो जाएगा, तो ये मतलब मोर देन 1 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है. ए विल बी करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ओके, ये देखो न्यूक्लियस पे है क्वेश्चन. द रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियर रेडियस, द रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियर रेडियस आर एंड मास नंबर इज गिवन लाइक दिस, ठीक है, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 फेम्टोमीटर, आर नॉट इज 1.2 over here, 1.2 femtometer, implies that central density of nuclei is independent of A. What is central density? Rho is mass of the nuclei upon its volume, and mass of nuclei is what? Approximately equal to AMN, where Mn is the mass of one nucleon, ठीक है, or 4/3 pi, and R is given to you 1.2 a to the power 1/3 का cube. What do you find? It's A upon
4/3 pi and 1.2 cube. A will cancel out. So your density of nuclei is this. So we are finding that is independent of A. Yes, it's independent of A. Independent of A. Volume energy. Volume energy is liquid drop model में volume energy पढ़ाया जाता है. Is proportional to volume, right? So, but volume energy per nucleon will be equal to E by A, and that will be A1 V by A, and V by A will be what? V by A will be constant, right? Why? Because V is, अभी देखें कि this is 1.2 cube A upon A. So volume energy is not constant. Volume energy per nucleon is constant. Volume energy per nucleon is constant, right? And that does not depend on A. तो ये भी सही है. Attractive part of nuclear force is long range. No, short range. Nuclear force is charge dependent. No, it is charge independent. We already know this. It is charge independent. It's a short range, not long range. So the range of any interaction depends on the mass of the exchange particle. If the mass of exchange particle is 0, the rest mass of exchange particle is 0, the range of the interaction is infinite, just like for gravitation and your electromagnetic interaction. There you have photon and graviton, their mass is, rest mass is 0, so their range is infinite. But when your mass of exchange particle, here it is pion and gluons, right, in case of quark, so they have got a mass, so that decreases the range of force. ये एक अलग discussion है, काफ़ी अच्छा, मतलब ठीक है. This is not the time to discuss that. इस पे 1 घंटे का लेक्चर बन सकता है कि how the range of interaction and the mass of exchange particles are related, now how they come, from where they are coming. ये देखें, consider an object moving with velocity v in a frame which rotates with constant angular velocity omega. The Coriolis force, what is Coriolis force? The formula of Coriolis force is this: minus 2m omega cross v. So it lies along v, no. It lies along omega, no. It lies along omega cross v, which is perpendicular to both omega and v. ये सही है. आगे डायरेक्टर नहीं, ये सब नहीं, ठीक है. So it is perpendicular to both omega and v, plane containing omega and v. Simple straightforward question है, मतलब formula based question है. ये देखो क्या बोल रहा है, thermodynamic system is described by PVT, choose the valid expression. देखो एक चीज समझो, एक बड़ा अच्छा रूल है. रूल इज सर्कुलर टाइप का. ये कर दो आप T, यहाँ VT, इसको P करो, इसको V करो, ठीक है. ये रूल है. अब इससे तुम देखो ये प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है, बट ये फेमस, याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है. तो अगर इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा ये सही दिख रहा है हमको. इसको उधर ले जाओगे ना, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको इधर ले जाओगे तो dp बाई dt हो जाएगा, ठीक है. और ये गलत है, माइनस साइन मिसिंग है. dv बाई dt एंड dt बाई dp इज माइनस dv बाई dp, ये भी सही है. A और C सही हो गया, ये गलत है. So A and C is correct answer. So remember this. मतलब 22 वाला पेपर में भी 21-22 पेपर में देख रहा था क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है. याद रखेंगे, ठीक रहेगा, काम आएगा आपको. ये देखिए क्या बोल रहा है.
Because a classical part is subjected to attractive inverse square law field, inverse square force field. The total energy of particle is E and eccentricity is epsilon. The particle will follow parabolic orbit if, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्सेस के अंदर अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो इट विल बी मूविंग इन वन ऑफ द कोनिक सेक्शन एंड द इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय 1 plus 2EL square upon mu k square, where this k is minus gmm for gravitational force, it's q1 q2 by 4 pi epsilon for coulombic force, ठीक है. So what do you find? यहाँ पे देखिए 1 है, L square is positive, mu is reduced mass which is always positive, k square is positive irrespective whether k is negative or positive. K can be negative, k can be positive, but k square is always positive. तो इसका देखिए ये संख्या एक से बड़ा होगा या छोटा होगा, डिपेंड करेगा ई का वैल्यू पे. ई कैन बी पॉजिटिव, ई कैन बी जीरो, ई कैन बी नेगेटिव, राइट. सो फ्रॉम हियर यू हैव ई इज 1 if E is 0, and that's the case of parabolic path. E is 1 in parabolic orbit. It would be greater than 1 if E is greater than 0, and that's the case of hyperbola. And it is less than 1 if E is less than 0. So that is ellipse. क्या बोल रहा है तुमको? पैराबोलिक. और of course when E is minus mu k square by 2L square, then E is 0. The circle. पूरा बता दिया आपको हम. तो क्या बोल रहा है? E is ये आएगा C. It will be in parabolic orbit if capital E is 0. ठीक है. Eccentricity is 1. ये सब तो पता होना चाहिए आपको. Eccentricity का वैल्यूज क्या है, पैराबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए, इलिप्स के लिए, सर्किल के लिए, ये सब पता होना चाहिए. वहाँ से आपको ये निकल जाएगा. ठीक है. ओके, ये काफ़ी डिटेल में मैं पढ़ा रखा हूँ सेंट्रल फोर्स में. सेंट्रल फोर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये देखो क्या बोल रहा है. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल इक्वेशन बोथ आर इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. नो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज नॉट इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. तभी तो रिलेटिविटी आने से न्यूटन लॉ जो है वो उसका एक हम लोग को वो दिखने लगा ना, ड्रॉबैक दिखने लगा. ठीक है. इट इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. मैक्सवेल इक्वेशन, यस, इट इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये गलत है पहला. सॉरी, ये गलत है. Newton law and Maxwell equation both are invariant under Galilean transformation. No, your Newton law is invariant under Galilean transformation. Maxwell equation is not invariant under Galilean transformation. Newton law of motion is invariant under Galilean transformation. That's why people were happy till 1900, before special theory relativity. Newton law of motion is invariant under Galilean transformation. Yes. Maxwell equation are invariant under Lorentz transformation. Yes, this is correct. Newton law of motion are invariant under Lorentz transformation. No. Maxwell equation is invariant under Galilean transformation. No. Maxwell equation is invariant under Lorentz transformation and Newton law of motion is invariant under Galilean transformation. ठीक है. अब ये सब आप देख लेना क्या होता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज फॉर यू टू सी. ये देखो, out of the following statement choose the correct option. Conductor has equipotential surface. Yes, conductor has equipotential surface. ये सब थ्योरी में पढ़ा जाता है. Net charge resides only on the surface of conductor. Yes, you don't have any static charge residing inside conductor. इसको static charge लिखना चाहिए. You don't have any static charge inside conductor. If you have a static charge, it will come on the surface. तो सही है. Electric field cannot exist inside conductor. Yes, ये सब हम लोग किए हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत डिटेल में. इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर. जस्ट आउटसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. यस, बिकॉज ई इज माइनस ऑफ डेल वी एंड डेल वी इज परपेंडिकुलर टू द फैमिली ऑफ लेवल सरफेस गिवन बाय वी इक्वल टू कांस्टेंट. डेल वी इज परपेंडिकुलर टू फैमिली ऑफ लेवल सरफेस गिवन बाय वी इक्वल टू कांस्टेंट. ये सब हम लोग वेक्टर कैलकुलस में प्रॉपर्टीज देखे हैं.
और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं ये सब, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ये देखो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर सेक्टर स्केलर फील्ड S हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, लाइन इंटीग्रल ऑफ, इसको फाई कर दें, वी नेवर यूज x, लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट पाथ इंडिपेंडेंट, यस, del phi dot dr is d phi. How come? Del phi is a cap, dr is dxi cap. So del phi dot dr is which is nothing but d phi, and you have c, so the integral is phi, and the limit is, if this is your c and the initial point is x1 y1 z1 and the final point is x2 y2 z2, then in that case this will be initial point of c1 and final point of c2. So this is correct. Closed line integral of a gradient is 0. Yes, अगर gradient का close, अगर c, if c is a loop, then your point x1 y1 z1 x2 y2 z2 will be same. अगर ये घूम के वापस अपनी जगह आता है तो initial point और final point same हो जाएगा. So this will become 0. ठीक है, ये भी सही है. Gradient of AC measure of maximum change in the field by S. ये सब gradient का property है. Gradient of AC is scalar quantity. No, gradient of any scalar function is vector. ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ ये देखिए यहाँ पे वेक्टर, ठीक है। तो दिस वे वी हैव डन एमएसक्यू पोर्शन, एमएसक्यू कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग का नेट बच जाता है, नेट लेवल 1 और लेवल 2 वो भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब नेट वाला चालू करते हैं। 41 to 51 मार्क्स होगा और 51 to 60 जो है 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। 41 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है देखिए। An object of 2 centimeter height is placed at a distance of 30 centimeter, ठीक है, in front of a concave mirror with a radius of curvature 40 centimeter. The height of image is, देखो concave mirror दे रखा है आपको, you are given concave mirror, ये कान के और ये आपका ऑप्टिक एक्सिस है, एंड वी हैव ऑब्जेक्ट हुज हाइट इज 2 सेंटीमीटर। अब देखो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तुमको, रेडियस ऑफ कर्वेचर हाउ मच 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, चूंकि इसका सेंटर कर्वेचर लेंस के सेंटर के लेफ्ट में लाई करेगा, सो एनीथिंग टू द लेफ्ट वी टेक इट एज नेगेटिव, एनीथिंग टू द राइट ऑफ दिस ओ इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। सो आई विल टेक r इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, सो f इज r/2, सो दैट इज -20 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट 2 सेंटीमीटर है, सो HO इज 2 सेंटीमीटर, ठीक। मिरर फार्मूला लगा लीजिए, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। u क्या दिया हुआ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द, इट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, सो आई विल टेक u एज व्हाट, u एज -30, ये भी लेफ्ट में है, ठीक है। सो इफ आई वांट टू फाइंड v, आई विल गेट v क्यों निकालना चाहते हैं, because magnification is given by -v/u, and that is
height of image by height of object. So it is 1 by f minus 1 by u. So 1 by f is what? 1 by f is minus 20 and 1 by u is minus 30. So I'll have minus 1 by 20 plus 1 by 30. So you have 60. You have minus 1 by 60. So V is minus 60 सेंटीमीटर. ठीक है. अब यहाँ से हम लोग को हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा. V क्या आ गया तुम्हारा? माइनस 60. U क्या है? माइनस 30. हाइट ऑफ इमेज नहीं पता. हाइट ऑफ इमेज निकालना है तुमको. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अज्यूम करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट. ठीक है. सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स एच आई इज, ये कट जाएगा, माइनस 4 सेंटीमीटर. माइनस 4 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो इमेज बनेगा वो मतलब वो बनेगा, क्या उसको बोलते हैं, डाउनवर्ड. ठीक है. सो एच आई इज 4 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ इमेज विल बी 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर वुड बी द हाइट ऑफ इमेज. ठीक है. 4 सेंटीमीटर वुड बी द हाइट ऑफ इमेज. ओके, आगे चले. कंपेरेटिवली ये पेपर इजी है बाकी साल के तुलना में. ठीक है. ये देखो क्या बोल रहा है. फॉर द इनपुट वोल्टेज वी आई इक्वल्स टू 200 मिली वोल्ट साइन 400t, द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज वी नॉट ऑफ द ओपैम्प सर्किट इज. ये आपको वी आई दिया हुआ है. वर्चुअल ग्राउंड यूज करेंगे. सो दिस विल बी आल्सो वी आई. ठीक है. ये सब सेम है. सबको हम आर आई लिख लें. ये सब भी सेम है. इन सबको हम आर एफ लिख देते हैं. ठीक है. आर एफ लिख भी रखा है इनफैक्ट. ये R1 R2 R3 है तो सब सेम है तो आर आई ले लेता है. इनपुट रेजिस्टेंस है ये सब. ये वी आई है. Assuming the time instant at which Vi is positive, so this current would be what? Like alternating current है, ये बहुत fast change करता रहेगा. लेकिन हम let's assume के we are doing this, we are writing the Kirchhoff's law at the time instant when the Vi is positive. So when Vi is positive, this is 0. So what is I? I क्या आ जाएगा? Vi upon Ri. ठीक है. Vi upon Ri. अच्छा, अब ये करंट जितना इधर है उतना ये यहाँ से फ्लो करेगा. सो दिस वुड बी व्हाट? द पोटेंशियल एट हियर, दिस विल बी Vi प्लस IRF. That is your V1, right? So Vi plus IRF, I is Vi upon Ri. So it is 1 plus this. ठीक है. So this is your V1. This is your V1. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ग्राउंड है, 0 आ गया. वर्चुअल ग्राउंड यूज करोगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा. यूजिंग द वर्चुअल ग्राउंड हियर ऑल्सो यू विल हैव 0 पोटेंशियल. ये V1 है तो ये व्हाट इज दिस करंट? I dash would be V1 minus 0 upon Ri. I dash is V1 minus 0 upon Ri. So it is V1 upon Ri. ठीक है. So if I call this V2, so this current I dash will flow in this branch. So I can say V2 output at the second op amp is 0 minus IRF, or you can say, हम लोगों ने RF ले लिया इसको, or I can say this is minus RF by Ri into V1. ठीक है. ओके. Now this is your V2, right? अब अगेन वही चीज अप्लाई करो. यहाँ पे ग्राउंड है
तो ये भी जीरो पोटेंशियल हो जाएगा। एंड सपोज दिस करंट इज I डबल डैश, सो व्हाट इज I डबल डैश? I डबल डैश इज V2 माइनस 0 अपॉन RI ही ले रहे हैं, सब 10 किलो ओम है, ठीक है, अपॉन RI। सो दिस इज करंट I डबल डैश, this I double dash will flow in this branch, so final V output is 0 minus I double dash RF, or you can say it is RF by RI into V2। V2 का वैल्यू पुट कर दो, if I put the value of V2, this is RF by RI minus RF by RI, in fact minus RF by RI is the amplification of voltage gain of the इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन होता है, तो ये दो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो 2 और माइनस RF by RI गुना हो जाएगा ना। दिस इज व्हाट V1, एंड व्हाट इज V1? V1 इज देयर, सो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये RF by RI होल स्क्वायर एंड V1 इज ठीक। इसको इतना करने का भी नीड नहीं था ऐसे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो आपको पता होगा इफ दिस इज VI, दिस इज ग्राउंड, then this is RI, this is RF, then V output is simply minus, this is inverting amplifier, ठीक है। So this is the gain minus RF by RI, and if you have a non-inverting amplifier, like you have this VI and you have say okay, and you have what, this is ground, and you have RF, and in that case V out is 1 plus RF by RI into VI. So this is voltage gain of non-inverting amplifier. So you have one non-inverting amplifier मतलब जहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है वो नॉन इन्वर्टिंग, प्लस वाला नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, माइनस वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। तो जहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज दिया रहेगा उसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलेंगे। तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और यहाँ पे वोल्टेज कहाँ है? इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो इन्वर्टिंग हो गया, इन्वर्टिंग हो गया, तो दो इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग का गेन क्या है? माइनस RF बाय RI, चूंकि 2 है तो गुना हो गया 2 बार, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन है। तो गेन विल बी मल्टीप्लाइड, द नेट गेन विल बी गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर into gain of inverting amplifier into gain of inverting amplifier, so that will be the net gain V naught by VI, ठीक है, that will be net gain, ठीक है। तो V आउटपुट पूछा है, उसका वैल्यू सब पुट कर दो, वैल्यू V आउटपुट क्या है? RF by RI, RF क्या है तुम्हारा? 35, RI क्या है? 10 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 35 बाई 10 इंटू VI, ठीक। तो 3.5 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? ठीक, इंटू 7 5 35, 5 35 5 10, ये 9/2 मतलब 4.5 और 200 मिली वोल्ट है। एम्पलीट्यूड ही पूछा है तो फेज वाला पार्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग फेज पार्ट। कैलकुलेटर कहाँ गया बेटा? इधर है। तो क्या आ जाएगा? 25 इंटू 4.5 इंटू 200, 11.025 वोल्ट। एम्पलीट्यूड है 11.025 वोल्ट। एक और आंसर वेरीफाई कर लेते हैं कि बाद में तो बहुत दिक्कत हो जाता है, गलती अगर कहीं हो जाए तो दोबारा वीडियो बनाना पड़ जाता है, ठीक है। जहाँ लग रहा, हाँ ठीक है, आंसर ठीक है।
ठीक है, वो बुक हम छापे हैं ना, वो बुक लिखे हैं IIT जैम फेस, तो उसमें सब कर रखे हैं, पहले से ही किया हुआ है उसमें। ओके, सो दिस इज 42 का। तो हमने थोड़ा डिटेल में किया, लेकिन आपको अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो फटाक से हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत ही हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, ओके, ये दो, द फ्लक्स ऑफ फंक्शन एफ x cap is I cap, y cap is J cap, and Z cap is K cap, passing through the surface A, B, C, D along N cap. This is N cap. This is N cap. Flux क्या होता है? Flux is surface integral. Flux is basically surface integral. F dot N ds over a surface S. तो यहाँ पे surface S क्या है? ये है। इसको मैथमेटिकली क्या लिखोगे? मैथमेटिकली आई राइट इट एज y equals to 1. Y equals to 1. So n cap will be what? N cap will be J cap, right? So you have F dot J cap ds. अब इसमें J cap गुना कर दोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? 3xy minus z square ds. ये जो सरफेस है वो xz प्लेन के पैरेलल है, तो I'll write ds as what? ds as what? dx dz, है ना? dx dz, and y is 1. Y is 1. So you have 3x minus z square. y सरफेस के हर पॉइंट पे y 1 है, तो यहाँ पर y इक्वल 1 पुट कर दिया। सरफेस के सारे प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल इवेलुएट करते समय। यू हैव dx dz एंड x गोज फ्रॉम व्हाट? x गोज फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि ये यूनिट प्लेन है, वन डायमेंशन का एक क्यूब है, तो x गोज फ्रॉम 0 to 1 एंड z गोज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो इसको। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस xz स्क्वायर and limit is 0 to 1. So this will be 3 by 2 minus z square dz. लिमिट पुट कर लेंगे, यहाँ x का लिमिट पुट कर लिया तो ये आ गया, ये क्या आ जाएगा? 3 by 2 z z cube by 3 0 to 1. So this is 3 by 2 minus 6, 3 3 9 minus 3 2 6, 7 by 6, ठीक है रहा? 3 3 9 मिस्ट हो गया, ठीक है। 7/6 मतलब 1.166 1.67 1.67, ठीक है। ऐसा मैच कर लें, 1.67 1.67 1.17, ठीक। 1.17 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? ये सिंपल सरफेस इंटीग्रल है। हम लोग तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सरफेस इंटीग्रल भी हमने उसमें करवा रखा है, जब जो पढ़ाया है ना उसमें तो वेक्टर कैलकुलस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। जैम में से हटा दिया, नहीं तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये। देखो 44 क्वेश्चन नंबर, light of wavelength 630 nanometer is incident or diffraction grating having 4000 lines per centimeter. प्लेन डिफ्रैक्शन प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का क्वेश्चन सब है। लाइट of wavelength 630 nanometer is incident on diffraction grating having 4000 lines per centimeter. The diffraction angle correspond to third order maximum is, the diffraction angle corresponding to third order maximum is, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो लाइंस पर सेंटीमीटर का मतलब है 4000 स्लिट्स पर सेंटीमीटर। 4000 स्लिट्स पर सेंटीमीटर है ये, 4000 स्लिट्स
पर सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर 4000 स्लिट है। तो मतलब ग्रेटिंग एलिमेंट E प्लस डी क्या हो जाएगा? तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज गोइंग टू बी व्हाट? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज गोइंग टू बी 1 सेंटीमीटर अपॉन 4000। मतलब ये होता है बेसिकली, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये E प्लस डी होता है। E प्लस डी मतलब ये E हो गया तुम्हारा ये, एंड D इज द लेंथ ऑफ ओपेक सरफेस बिटवीन टू स्लिट्स। तो ये E/2 यहाँ, E/2 यहाँ, और ये D, E प्लस डी हो गया। कई जगह D भी यूज करता है, हम E प्लस डी यूज करते हैं। सो दिस इज हाउ मच? दिस इज 2.5 इंटू 10⁻⁶। 10/4 2.5 हो गया, ठीक है। ओके, सो दिस इज E प्लस डी ग्रेटिंग एलिमेंट। अब थर्ड जो प्रिंसिपल मैक्सिमा का पोजीशन है, दैट इज गिवन बाय E प्लस डी। लिखा था नहीं यहाँ पे, लिखा रहा है E प्लस डी। तेल लग गया क्या? साइन एक मेरा वाइट बोर्ड ऑलरेडी खराब हो चुका है एक्चुअली ना, बहुत हम डर डर के लिखते हैं कहीं खराब ये भी ना हो जाए, बहुत महंगा है। तो एक तो पूरा ही मतलब खराब हो गया है, ठीक है, वो रखा हुआ है, ले भी नहीं गया है। ये वारंटी में हमको दिया है ये नया एक लगा के, पता नहीं कैसे खराब हो गया, बहुत महंगा वाइट बोर्ड है ये। अब क्या बोल रहा है? थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा ई लैम्डा। तो आपको थीटा निकालना है ना जी। सो थीटा 3 हो गया थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, साइन इनवर्स 3 लैम्डा बाई E प्लस डी, यही निकलेगा ना, ठीक, गुड। तो साइन इनवर्स 3 लैम्डा बाई E प्लस डी, 3 लैम्डा हो गया 3 लैम्डा, क्या हो गया 680 नैनोमीटर, E प्लस डी हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। सो दिस इज हाउ मच? 0.680 कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा, ये कट जाएगा फिर। अब 3 गुने 0.680, 3 गुने 0.680 भागा 2.5, साइन वर्स 0.816। अब जरा हम अपना मोबाइल से करते हैं, ये ना इन्वर्स वाला इस कैलकुलेटर में पता नहीं कैसे चलता है। मेरे मोबाइल में 7% बैटरी है। देखो ये क्या आएगा, देखो ये साइन इनवर्स, हम लोग डिग्री में चल रहे हैं ना, डिग्री में करना है। तो दिस इज साइन इनवर्स, पहले 0.5 का निकाल के देखता है, 30 आ रहा है, ठीक है, डिग्रीज में आ रहा है। तो साइन इनवर्स 0.816, 54.68 डिग्रीज, 69 कर लो, 68 का 6 है, ठीक है, 54.68। हाँ ठीक भी है, आंसर भी सही है। मोबाइल इधर रख लो, ठीक है, क्लियर है। मतलब इन जनरल ये फार्मूला होता है जी, ठीक है। E प्लस डी साइन थीटा n इक्वल्स टू n लैम्डा, यहाँ पे नहीं उग रहा था ना, तो चल रहा है, ठीक, ओके। सो ये फार्मूला यूज कर लिया। अब थर्ड ऑर्डर का तुमको एंगुलर पोजीशन पूछा है, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम का एंगुलर पोजीशन पूछा है, तो इससे आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ओके। इजी क्वेश्चन, उतना एनर्जी लेवल नहीं बन पा रहा है ना इजी क्वेश्चन में, थोड़ा सा मायूसी सा रहता है। देखिए क्या है,
two gases having molecular diameter d1 and d2 and mean free path lambda 1 lambda 2 respectively are trapped separately in identical container. ठीक है. There is no change in the other thermodynamic parameter. बाकी सब पैरामीटर सेम है. देखो जो तुम्हारा मीन फ्री पाथ होता है, मीन फ्री पाथ इज गिवन बाय 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन. ठीक है. तो अदर थर्मोडायनामिक पैरामीटर सेम है, तो एन इज सपोज टू बी सेम फॉर बोथ द गैसेस. डी इज द डायमीटर, सो आई कैन से that lambda 1 by lambda 2 is what? Inversely proportional है. It is d2 square by d1 square. नहीं, d2 square by d1 square. स्मॉल में लिखा है हमने, ये कैपिटल में लिखा है. And d2 by d1 is what? Here you see d2 by d1 is 2. तो ये 2 स्क्वायर हो गया, 4 हो गया. lambda 1 by lambda 2 is 4. सिंपल. ठीक है, ये फार्मूला है. अदर थर्मोडायनामिक पैरामीटर सेम है, एन वगैरह सब सेम है. ठीक है, ऐसे हो जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत हो तो उससे उसमें डालिएगा, क्या उसको बोलते हैं, कमेंट में, तो हम रिप्लाई करेंगे. ठीक है. हाँ, ये देखिए क्या बोल रहा है. सोडियम एग्जिबिट बॉडी सेंटर बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर with atomic radius of 0.186. The lattice parameter of sodium unit cell is. देखो बीसीसी में क्या होता है, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ. You have this cubic shell. ठीक, ठीक है. तो बीसीसी में क्या होगा कि एक तो लैटिस पॉइंट, तो ये सब लैटिस पॉइंट है. ठीक है, ब्लैक लगता है, ये सब लैटिस पॉइंट है. तो यहाँ पे एटम दिखेगा तुमको. ठीक है, बीसीसी है तो एक तो कॉर्नर पे तो रहेगा ये सब, और इसके साथ एक इधर भी रहेगा. ठीक है, सेंटर में भी रहेगा, बॉडी के सेंटर में भी रहेगा. तो अगर एटम को मिट गया यार, फिर से ड्रा करना पड़ेगा. देखो हमको तो समझना पड़ेगा इसका कैसे अंडू कैसे होता है. मिट गया, चलो कोई बात नहीं, ड्रा कर लेते हैं फिर से. क्यूबिक क्रिस्टल दे रखा है आपको. ये क्यूबिक यूनिट सेल हो गया. ठीक है, ये यूनिट सेल हो गया. अब जो लैटिस पॉइंट है ये सब है, तो यहाँ पे तुम्हारा एटम रहेगा. ठीक है, बेसिस बोलते हैं, यहाँ बेसिस में एक ही एटम है तो एक ही एटम रहेगा. कई बार NaCl स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो बेसिस होते हैं, एक तुम्हारा यहाँ पे भी है. ठीक है, अब सेंटर में मतलब लैटिस पॉइंट है, सेंटर में. इरेजर भी है इसमें. अब जो एटम अगर लैटिस, ये तो लैटिस पॉइंट हो गया, पोजीशन ऑफ एटम्स. अब अगर सोडियम हम देखें, सोडियम मतलब हर कॉर्नर पे सोडियम रहेगा और एक यहाँ रहेगा तुम्हारा ना सेंटर में. ठीक है, तो अगर ऐसे ऐसे देखो, एक सोडियम ये हो गया, एक सोडियम सेंटर में हो गया और एक कॉर्नर पे हो गया. ऐसे और भी रहेगा, मतलब सब जगह कॉर्नर पे भी रहेगा, बट हमको रिलेशन निकालना है तो यहीं से निकाल रहे हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब ये आपस में एक दूसरे से टच रहेगा. ठीक है, अब अगर रेडियस मान लो एटम का r है, तो दिस इज r, दिस इज 2r एंड दिस इज r. मतलब बॉडी डायगोनल पे, बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होगा बीसीसी में, दैट विल बी इक्वल टू 4r. अब बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होता है, √3a. अगर ये a है, सो √3a इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, सॉलिड डायगोनल इसको बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 4r. दैट इज इक्वल टू 4r.
तो लैटिस पैरामीटर इज बेसिकली ए, सो ए इज 4r/√3. तो 4r इज व्हाट 0.186 अपॉन √3. ये गुना कर लो, देखिए वैल्यू निकाल लो, देखो क्या आएगा 4 इंटू 0.186 भागा √3. तो ये आ गया हमारा 0.4243 कर दो इसको, नैनोमीटर, 0.43 नैनोमीटर. ठीक है, 0.43 नैनोमीटर. ठीक है, आंसर भी ठीक है. ठीक है, ये आ जाएगा. दैट इज क्वेश्चन नंबर 40. सिंपल है. इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में? ठीक है, ये देखिए 47 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है. ठीक है, जल्दी तो नहीं मचा रहे ना, ठीक है, अब इजी क्वेश्चन है तो क्या इसमें टाइम ज़्यादा क्या दे. देखो क्या लिखा, द सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 माइक्रोमीटर शिफ्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमा after covering the two slit with two sheets of different refractive index N1 and N2 and having same thickness 6 micrometer. The value of N1 minus N2 is. अच्छा, हाफ लाइफ वगैरह क्यों दिया है जी? आई थिंक ये सब का नीड नहीं है, किसी और क्वेश्चन का टाइप हो गया है. इसका कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, ये कहीं और का टाइप हो रहा है. ये हो क्या बोला, सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज, मतलब ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा. दिस इज S1 ऐसी S2 और यहाँ पे आपका मान लो ये सेवेंथ ब्राइट मैक्सिमा. ठीक है, अब कह रहा है कि स्लिट को जो है वो आपने ढक दिया है. किसे ढका है? कवर कर दिया. N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर दिया दोनों स्लिट को. तो हो क्या रहा है कि ये जो फ्रिंज है ना वो यहां चला जा रहा है. फ्रिंज जो है यहां चला जा रहा है. तो यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट P ले तो जब मान लो जब ये नहीं था, ट्रांसपेरेंट शीट नहीं था, तो S2P माइनस S1P यूज टू बी व्हाट, दैट यूज टू बी 7 लैम्डा. तभी ना सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज है भाई. यहाँ पे 0 होता है तो सेंट्रल फ्रिंज होता है, जहाँ पे 1 लैम्डा होता है वहाँ फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज होता है, जहाँ पे 2 लैम्डा होता है वहाँ सेकेंड ऑर्डर फ्रिंज होता है. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा होता है ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज. तो अभी क्या कर रहा है कि अगर इसको हम लोग ढक देते हैं तो ढक देंगे तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा. चलो एक बार ऐसे ही देख लेते हैं. लेट्स कैलकुलेट द शिफ्ट इन फ्रिंजेस. लेट अस कैलकुलेट शिफ्ट इन फ्रिंजेस व्हेन यू कवर द स्लिट बाय ट्रांसपेरेंट शीट्स. ठीक है, तो इफ आई कॉल दिस से psi1, I call this psi2. So what is the path difference between psi1 and psi2 when it reaches P? What is the path difference in general? हम बात कर रहे हैं अभी. What is the path difference when psi1 and psi2 from S1 and S2 reaches any point P? Path difference would be given by what? The difference, the path traveled by psi1 and psi2. So what is the path traveled by psi2? That is S2P. और जो एडिशनल पाथ इसकी वजह से ट्रेवल होगा वो क्या होगा, N2 माइनस 1T. मतलब एक्चुअली N2T होता है, तो N2T होता है तो T तो पहले ही S2P में इंक्लूड हो रखा है, तो एडिशनल कितना बना है N2 माइनस 1T. N2 माइनस 1T हो जाएगा. मतलब N2 मतलब जब ट्रांसपेरेंट शीट में ट्रेवल करेगा तो द ऑप्टिकल पार्ट ट्रेवल इज N2T. ठीक है,
N2T में T तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो रखा है ना, तो एडिशनल क्या बना N2T माइनस टी, तो N2 माइनस 1T, ये हो गया पाथ टेबल बाई psi 2. And what is the part psi 1? S1P minus S1P minus sorry plus N2 N1, N यहाँ यूज किया है, right? And if I talk about if when this path difference is n lambda, then you have nth fringe. When this path difference is n lambda, then you have nth fringe. So this is S2P S1P plus इसको घटाओ, T तो सेम है ना, so N2 minus N1T equals to n lambda. ठीक है, okay, fine. Yeah. So yes. Now shift in fringe, ये आपको पता है, this is 2D sin theta, where 2D is the slit separation, where 2D is the slit separation. So if I talk about the shift in fringes, this is 2D, I can write it as xn dash by d, this is your d and this is your xn dash. After introduction of fringes, let us see this xn dash to be the position of nth bright fringe. ठीक है, and this is equal to n lambda minus n2 minus n1 t, or you can say xn dash is n lambda d by 2d, ठीक है, plus so shift in fringes, this is xn, right? So shift in fringes in general याद भी रखो, है ना, that is xn dash minus xn, and that is equal to d upon 2d, ये d upon 2d हो जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला याद भी रखिए, है ना. ठीक है, अब चूंकि आपका जो सातवें ऑर्डर का फ्रिंज है वो सेंट्रल मैक्सिमा के पोजीशन पे आ गया है, यानी ये दिस मस्ट बी इक्वल टू 7 लैम्डा, नहीं, सातवें ऑर्डर का जो फ्रिंज है वो शिफ्ट करके कहाँ आ गया है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के पोजीशन पे आ गया है, तो ये शिफ्टिंग कितना हो गया, शिफ्टिंग इज इक्वल टू 7 लैम्डा डी बाई 2d, नहीं, इतना शिफ्ट कर गया ना. So shift in fringes which is given by d upon 2d and n1 minus n2t, शिफ्ट कितना कर गया, सातवां ऑर्डर का फ्रिंज जो है सेंटर पे आ गया है, मतलब ये शिफ्टिंग कितना है 7 लैम्डा d बाई 2d के बराबर, नहीं, ये पोजीशन क्या था सेवेंथ ऑर्डर फ्रिंज का, जब ट्रांसपेरेंट शीट नहीं था तो पोजीशन जो सेवेंथ ऑर्डर फ्रिंज का था 7 लैम्डा d बाई 2d था, इतना शिफ्ट कर गया है, यानी एक तरह से सिंपल, पहले भी हम वही करना चाह रहे थे बट ठीक है, थोड़ा सा ये वाइडर ऑडियंस को समझ में आएगा. 7 लैम्डा मतलब जो पाथ एडिशनल पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ है वो 7 लैम्डा के बराबर, मतलब 7 लैम्डा के बराबर हो गया, है ना. सो व्हाट इज टी, n1 माइनस n2 पूछा ना, 7 लैम्डा, 7 इंटू लैम्डा इज 550 नैनोमीटर माइक्रोमीटर अपॉन टी, टी इज व्हाट 6 माइक्रोमीटर, ठीक है, 550 गुना, ठीक है ना जी, 550 गुना 7 भागा 6, 641.67, ठीक है, इतना डिफरेंस.
550 माइक्रोमीटर, 6 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर में क्या अलग यूनिट है क्या इसका? इट इज नैनोमीटर। ये नैनोमीटर है यार, गलत लिख रखा है। इट इज नैनोमीटर। ठीक है, इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही नहीं है ना, इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही नहीं है, एरर है। तो -3 हो जाएगा, 0.64 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये थोड़ा सा रेक्टिफाई करना है। 550 नैनोमीटर है। ठीक है, नैनोमीटर। नाउ इट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सही है, आंसर ही सही है। क्लियर? ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है। इन ए टिपिकल ह्यूमन बॉडी द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव K40 इज 3.24 × 10⁻⁵% ऑफ इस मास। जितना मास है उसका इतना परसेंट पोटेशियम 40 होता है। द एक्टिविटी ड्यू टू K40 इन ए ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 70 kg इज। अच्छा, सिंपल। पहले तो K40 का कितना K40 है ह्यूमन बॉडी में, 70 kg का आदमी है, उसके बॉडी में कितना K40 है वो निकाल लो। नंबर ऑफ K40 विच यू हैव इन बॉडी ऑफ 70 kg। तो नंबर वुड बी व्हाट? पहले तो निकालो कितना ग्राम उसमें है। तो 3.24 × 10⁻⁵% बोला है ना, अपॉन 100 गुने 70 kg। 70 kg मतलब 70 गुने 1000 ग्राम। ये तो हो गया इतना ग्राम K40 है। और इसको डिवाइड कर दो तुम इससे 40 से, 40 ग्राम में 1 मोल हो जाएगा। तो इतना मोल हो गया, और इतने मोल में, 1 मोल में इतना पार्टिकल होता है। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, अब जो एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी इक्वल्स टू लैम्डा एन, एंड लैम्डा इज व्हाट? ln 2/t हाफ लाइफ। तो इसमें इंटू ln 2 और t हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ है आपका 3.942। तो इसमें लैम्डा गुना कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा एक्टिविटी। अब ये वैल्यू निकाल लो तुम, कितना आएगा? ये वैल्यू निकाल लीजिए। 3.24, ये 100 है, ये सब अलग अलग कर लो। 100 ऐसे कट गया। ठीक है, एक ये कट गया। सो 3.24 और ये -4 हो गया। ठीक है, इंटू 7 इंटू 6.022 and ln 2 is 693 upon 3.942। अब 10 पे पावर कितना आ जाएगा? देखो 10 पावर -4, तो ये 10 पावर -19 हो गया, और 10 पावर -19 और ये आपका 10 पावर -16 है। हाफ लाइफ रहेगा -16। -16 बहुत कम है, चेक करें क्या? (10⁻16 है भाई, सही हमको लगा, तो बहुत कम है। ये पेपर ना प्रॉपर्ली एडिट नहीं हुआ है। 10⁻16 है। ठीक है, अब देखो 10⁻4 10⁻19 हो गया, और 10⁻16 डिवाइड 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है,
ये निकाल लेंगे, वही किलो बैक्वायरल हो जाएगा। एक बैक्वायरल मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 3.24 गुना 7 गुना 6.022 गुने 0.693 और भागा 3.942 24 गुने 1000 24 किलो बैक्वायरल। ठीक है, 24 किलो बैक्वायरल, ये आंसर आ जाएगा। 24 किलो बैक्वायरल आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, फिर से चेक करें। 3.24 इंटू 10⁻⁵ हो गया परसेंट इंटू 70 केजी, 70 केजी 70,000 ग्राम अपॉन 40, तो इतना मोल हो गया। और इसको मोल को गुना कर दिया हमने एवोगाड्रो नंबर से, तो वो आ गया हमारा क्या नंबर ऑफ K40, और उसको लैम्डा से गुना कर दिया तो आ जाएगा एक्टिविटी। अब लैम्डा क्या है? लैम्डा इज ln 2/t हाफ लाइफ, ln 2/t हाफ लाइफ। ठीक, अब 3.24 गुना 7 किया 6.022 0.693 अपॉन, अच्छा 4 रह गया, 4 छूट गया था भाई। ठीक है, तो 4 छूट जाएगा तो बटा 4 जाएगा तो 6 बैक्वायरल। ठीक है, 6 किलो बैक्वायरल, यही आंसर है इसलिए 6 किलो बैक्वायरल, यही आपका आंसर। ठीक है, ओके। फार्मूला बेस्ड है क्वेश्चन सब। ये देखिए क्या बोल रहा है। An infinitely long thin straight wire carries uniform line charge density 8 pi into 10⁻⁻2 coulomb per meter. The magnitude of electric displacement vector at a point located 20 millimeter away from the axis of the wire is। बहुत सिंपल है। ये आपका जो है वायर हो गया। ठीक है, दिस इज द वायर, और इस पे चार्जेज हैं। चार्ज कितना दे रखा है? 8 पाई इंटू 10⁻⁻2 कूलम। ठीक है, आप क्या करोगे? आप एक गॉसियन सरफेस ले लो। गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप ये गॉसियन h हाइट का ले लो। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द फील्ड, मान लो r डिस्टेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये यूज करेंगे d डॉट n ds, गॉस लॉ ऑफ d वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट d वेक्टर equals to QF, where QF is a free charge, S is the surface। ठीक, अब D का डायरेक्शन क्या होगा? D का जो डायरेक्शन होगा आपका, डायरेक्शन ऑफ D विल बी आउटवर्ड। S पे नॉर्मल क्या हो जाएगा? मान लो ये S1 है, so n cap is in this direction, ये S2 है, वह S3 है। अब S1 S2 पे जो D है that is perpendicular to n. On S1 S2 D is perpendicular to n. So if I say this is equal to D dot n ds on S1, S consists of 3 pieces of smooth surface. S consists of S1 S2 and curved surface। ठीक है, equals to QF। ठीक है, हमने एक जो गॉसियन सरफेस लिया है वो सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h लिया है। ठीक है, सो ऑन S1 D डॉट n इज 0 बिकॉज D इज रेडियली आउटवर्ड n इज अपवर्ड, n इज डाउनवर्ड। S2 पे भी D डॉट n विल बी 0 बिकॉज D इज आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, एंड n cap is upward, so both are 0। so if their integrand is 0 the whole integral will be killed। ठीक है, and on S3 D dot n is D because they are lying in same direction। And QF is what? QF is lambda is the, see this is the charge per unit length. So you have length, how much length enclosed? H length enclosed. So that will be lambda H। I am calling this as lambda। ठीक है, charge per unit length, charge per unit length। अब D क्या है? D is a function of R। ठीक है, so D will be same at each and every point on the curved surface। So I can take D outside equals to lambda H। So
curved surface is what? 2 pi RH, and this is lambda h. So HH will cancel out. So what is D? D comes out to be lambda upon 2 pi r. Lambda is 8 pi into 10 to the power minus 2. R is what? 20 millimeter. So 20 millimeter is 2 centimeter. So 0.02 मीटर, है ना? सब कुछ ऐसा यूनिट में कर लो, तो ये आ जाएगा 4 और ये हो गया 100 से गुना 2 आ जाएगा, 2 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. इट इज 2 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. डी इज 2 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. क्लियर है? लेक्चर पढ़िए मेरा, काफ़ी डिटेल है. मैंने पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक पढ़ा रखा है, उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्कस कर रखा है. ठीक है. हाँ, मैं देखता हूँ कि कई लोग मतलब अच्छे से सब नहीं पढ़, डाउट वाउट पूछ रहे हैं तो सब बुक में है वही डाउट पूछ रहे हैं हमसे ऐप पे. ठीक है. ये देखो क्या बोल रहे हैं. 50 क्वेश्चन. द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ टोटल चार्ज 5 कूलम एंड रेडियस 4 मीटर इज. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सब है. इफ यू हैव ए spherical shell of radius r and say charge q, then u is simply q square by 8 pi epsilon naught r. This is a formula, you should remember it. हम लोग को 1/4 pi epsilon naught के यूनिट में बताना है. So it is q square upon यूनिट क्या है हमारा? दिस. सो Q इज व्हाट? 5 कूलम. 5 5 25 and radius is 4 मीटर. ठीक है. ये तो यूनिट हो गया. तो कितना हो जाएगा जी? 25/8. सो 8 ये 24, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 25 40. इतना इंटू यह 25/8 ही जाएगा ना. 8 या 24, 8 का 8, 8 16, 3.125. 3.125 आंसर मैच करता है. ठीक है. ओके. सो दिस इज 41 to 50 नेट लेवल 1. ठीक है. अब हम लोग नेट लेवल 2 करेंगे. विल बी डूइंग नेट लेवल 2. ठीक है. इसका नेट लेवल 2 किया. ये क्वेश्चन देखो 51 to 60 नेट लेवल 2 है. ठीक है. क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ द मॉडुलस ऑफ द इंटीग्रल इसको यहाँ dz करो. ठीक है. dz along the line 3y equal to x where x z is x plus iy is. देखिए z इक्वल टू क्या होता है? x प्लस आई वाई. ठीक है. और बट ये जो इंटीग्रल इवेल्युएट करना है वो इस लाइन के ऊपर इवेल्युएट करना है. ठीक है. मतलब x इज 3y लाइन है. इसको ऐसे लिख सकते हो. फॉर दिस इंटीग्रल मतलब ऑन दिस लाइन z इज x प्लस आई वाई एंड x इज 3y, है ना. सो यू हैव व्हाट? y 3 प्लस आयोटा. तो जेड बार क्या हो जाएगा? जेड बार इज y 3 माइनस आयोटा. सो जेड बार का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर. आई स्क्वायर इज -1 माइनस 6i. सो दैट इज y स्क्वायर 8 minus 6i. ठीक है. ओके. सो द इंटीग्रल और dz क्या हो जाएगा जी? dz इज 3 प्लस आयोटा dy
तो अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर 8 minus 6i or 3 plus iota. So when z goes from 0 to 3 plus I, y goes from where? Y goes to 3 plus I लिया ना, 0 to 1 है ना, y goes to 0 to 1, y वेरिएबल हो गया y जब 0 से 1 जाएगा तो x जो होगा 0 to 3 चला जाएगा, है ना, तो 3 plus I आ जाएगा. So this is going to be 8 minus 6i and 3 plus I इंटीग्रल y स्क्वायर dy. और ये कितना आ जाएगा देखो, 24 और प्लस 6i minus I is 6, yeah, and then you have what, 8i minus 18i. ठीक है जी, AC माइनस BD होता है, AC माइनस 24 और 6 और AD प्लस BC. ठीक, सो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका लिमिट मतलब इंटीग्रेट कर लो. सो दिस इज गोइंग टू बी 24 6 30 माइनस 10i अपॉन 3. और मॉडुलस स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 10 बाहर ले लो और जो इसका यहाँ ये वैल्यू उन्होंने निकाल लिया ना, ठीक है, और स्क्वायर करोगे तो ये जाएगा 10/3 का होल स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ है ना, ऐसे आ जाएगा 100/3, ठीक है, 100/3 गुने 3 3 9 1 10, 1000/3 हो गया, 9 10/3 का स्क्वायर का तो 100 क्या आ जाएगा. सो दिस इज 111.11, ठीक है. सो द आंसर इज दिस 111.1, ठीक है. 111 को 9 से गुना करोगे 9 से 99 आ जाएगा. 111.1 विल बी द आंसर, ठीक है. समझ रहे हैं, क्लियर है, सिंपल है क्वेश्चन. ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ इमीटर करंट इन द गिवन सर्किट इज, द वैल्यू ऑफ इमीटर करंट इन द गिवन सर्किट इज, आई भी निकालो पहले, दिस इज IB इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा लो, ठीक है. तो 10 वोल्ट माइनस 2 मेगा ओम, 2 मेगा ओम मतलब 2000 किलो ओम. रेजिस्टेंस को किलो ओम में लेते हैं हम लोग यूजुअली, और करंट मिली एम्पियर में आ जाता है, किलो ओम इंटू मिली एम्पियर जो है वो वोल्ट में आ जाएगा ना. माइनस VB is 0.7, ड्रॉप इज 0.7 माइनस twice of IE, and IE is what, beta plus 1 IB, नहीं, IE is what, IC plus IB, and IC is beta IB. ये आ जाएगा ना. सो बीटा प्लस 1 IB इज, ये मतलब IE RE हो गया ना एक तरह से, RE इज 2, इसको RE बोलते हैं, इसको RC बोलते हैं. तो एक तरह से ये क्या आ जाएगा, 10 में से इक्वल टू 0, 10 में से 0.7 जाएगा 9.3
minus IE is what? IE is 101 IB, ठीक है, and 101 into 2 202 हो जाएगा, so 2000, so IB is milliampere, is it not? समझ में आ रहा है जी? IE को 101 IB कैसे आ गया, समझ में आ रहा है हम लोग को? अब IE क्या पूछा है तुमसे? IE, so IE is 101 times IB, so this will be 9.3 into 101 2202, 9.3 into 101 भागा 2202, 0.42, ये आ जाएगा। किसने माइक्रो एम्पियर बोला है? क्या आंसर आ रहा है? 444 है, 444 कैसे आ रहा है? अच्छा, यहां गलती कर दी है यार, ये 0.3 का ड्रॉप है, जर्मीनियम है, एक्चुअली सिलिकॉन होता है, ये दिया नहीं रहता है एक्चुअली, इसमें दे रखा है, यही कैच है, ठीक है, यहाँ दे रखा है, मतलब यूजुअली सिलिकॉन होता है बट यहाँ स्पेशली दे रखा है 0.3, तो 0.3 तो 9.7 हो जाएगा ये, ठीक है। अब जरा करो फिर से सवाल, इसको ये समझ रहे कहाँ गलती की है हम लोग, ये मतलब देखना पड़ेगा आपको फिगर ना ध्यान से, हम लोग को आदत है 0.7 डालने का, यूजुअली नहीं दिया रहता, सिलिकॉन मान के चलते हैं हम लोग, तो 0.7 ही VBE लेते हैं, बट इसमें दे रखा है, देखिए ये एक तरह से द एग्जामिनर है इज सक्सेसफुल इन प्लेइंग ट्रिक ऑन मी, ठीक है, मतलब हाँ, यूजुअली तुम बहुत सवाल करते हो, लेते रहते हो, तो तुमको हम जर्मीनियम देंगे और लिख के देंगे 0.3, ताकि आप नहीं देखें आप, यही गलती करेगा हर लोग, खास करके जो बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, ठीक है। 101 भागा 2202, हाँ ठीक है, माइक्रो एम्पियर में बोलोगे तो 444.9 माइक्रो एम्पियर, सही बोल, समझ रहे हो ना कहाँ गलती किया, मतलब ज़्यादा हम तेज बन गए, गलती कर बैठे, इसलिए एकाग्रचित्त दिमाग होना चाहिए। 52वां, फिर लास्ट में आते हैं ना लोग सोचता है जल्दी निपटाओ यार, ना ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पुल फैक्टर्स को बोलता है। ओके ठीक है, तिरपन क्वेश्चन देखिए, तो थोड़ा हम लोग को एकाग्रचित होकर करना पड़ेगा। देखिए क्या है, इन द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा 2, के अल्फा 1, के अल्फा 2 से मत जाओ, मतलब ये एक्चुअली के अल्फा इज द ट्रांजिशन विच यू हैव फ्रॉम n equal to 2 to n equal to 1. n equal to 2 में बड़े से सब लेवल्स होते हैं, सो देयर यू हैव के अल्फा 1, के अल्फा 2 डिपेंडिंग ऑन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो you just understand K alpha is X-ray which involves transition from n equal to 2 to n equal to 1, ठीक है। तो फार्मूला देखो एक्सरे वाला याद रखो, ये पहले भी क्वेश्चन आया है, दो चार एक मतलब 22 या 21 में भी डिस्कस किए थे। ये R K अल्फा है तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है, तो n1 विल बी 1 एंड n2 विल बी 2, सो 2 स्क्वायर हो जाएगा। So this is R क्या हो गया, R is 1.09, अच्छा चलो इधर चलो, 1 by lambda, lambda is what, lambda is 1.544, ठीक, and R is what 1.097 into 10 to the power 7, z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा 1 - 1/4,
3/4. So z minus 1 का whole square is going to be simply 4 upon 1.544 into 1.097 into 3, और ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 to the power -3, which is nothing but ये हो जाएगा 4000 upon 1.544 1.097 into 3, यही आ जाएगा ना। और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक, उसको निकालते हैं। अंडर रूट ब्रैकेट में कर दो 4000 भागा, फिर ब्रैकेट कर दिया जाए 1.544 गुने 1.097 गुने 3, ब्रैकेट बंद। ठीक, 28.05. So z minus 1 is, so z is 29. Z is going to be 29. क्लियर है? जो एटॉमिक नंबर होगा वो 29 होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर k अल्फा इज बेसिकली यू हैव ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 to n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3 वाला k बीटा बोलते हैं। ठीक है, एल सेल से k बीटा, k गामा, k डेल्टा ऐसा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड। ये वो क्या बोल रहा है 54 क्वेश्चन नंबर। गिवन अ वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल साई एक्स इक्वल टू √2/L sin pi x by L, x lies between 0 to L and 0 elsewhere. The probability of finding particle between x equal to 0 to x equal to 2, x equal to L/2 क्या होगा? सिंपल फार्मूला है, the probability of finding particle between x equal to 0 to x equal to L/2 is what? Is psi star psi dx from 0 to L/2। ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, जानते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रल तो स्क्वायर हो जाएगा, इस रियल, सो साई स्टार विल आल्सो बी सेम एज साई, तो इट विल बी साई स्क्वायर dx। साई स्क्वायर dx करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई x by L dx and x goes from 0 to L/2. So this is 2/L, 2/L क्यों करेंगे? हम लोग काम करते हैं 1/L कर दिया जाए, और 2 साइन स्क्वायर पाई x by L को लिख देते हैं 1 माइनस cos 2 pi x by L dx 0 to L/2। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो हो गया x माइनस L/2 पाई साइन 2 pi x by L एंड 0 to L/2। अब L/2 पुट करेंगे तो ये तो L/2 हो जाएगा, और ये L/2 करोगे तो साइन पाई विल बी 0, फिर 0 पुट करोगे तो दोनों ही 0 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 1/L L/2 minus 0, which is half. It means probability of finding particle between 0 to L/2 is 0.5. Simple. Probability of finding particle between 0 to L/2 is 0.5. Half probability. You have half probability of finding particle between 0 to L/2, and of course half probability of finding particle between L/2 to L. ठीक है, क्योंकि 0 से L के बीच में ही रहेगा। ठीक है, ओके, गुड, जल्दी लीजिए रहा है नहीं। ये देखो क्या बोल रहा है, A proton is confined within the nucleus of psi 10 to the minus 13 centimeter. The uncertainty in velocity is Rydberg constant. Rydberg constant. Rydberg constant तो नहीं जरूरत है यहाँ, कोई बात नहीं। प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है, प्रोटॉन मास दे रखा है। ठीक है,
Yeah, see, it's the simplest question on Heisenberg uncertainty principle, which says delta P into delta R is equal to h cross by 2. If I take the lowest uncertainty product, which is equal to m delta V into delta R h cross by 2, or uncertainty in velocity is going to be h cross by 2 and 2m delta R. So h cross is h upon 2 pi. So 6.62 4 pi. Mass is 1.672 into 10 to the power minus not 72, 27. And delta R is what? 10 to the power minus 13 centimeter, means 10 to the power minus 15 meter. So this is going to be 6.626 okay. So this is equal to what? 27 इधर माइनस हो जाएगा, 7 बच जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power 8 हो जाएगा. यानी आपको ये निकालना, 10 to the power 8 तो यूनिट हो गया ना. So we have to find this one. 6.626 भागा 4 भागा पाई और भागा 1.672 672. So it is 0.3154 up to 2 decimal places. So 0.32. Yeah, 0.32. Correct. ठीक है, सही आंसर. ठीक है. Okay. Not enjoying. Paper is very easy. ठीक है, आगे चलें. देखिए क्या बोल रहा है. 56 क्वेश्चन नंबर. लास्ट ईयर पहुंच गए हम लोग. 5 क्वेश्चन है, बस खत्म हो जाएगा. A diatomic gas undergoes adiabatic expansion against piston of a cylinder. As a result, the temperature of the gas drops from 1150 to 400 Kelvin. ठीक. The number of moles of gas required to obtain 2300 joule of work from expansion is. See, in case of adiabatic, पहले भी मैंने डिराइव कर रखा है पीछे शायद 2022 का पेपर में, is work done is given by PIVI minus PFVF upon gamma minus 1. ये फार्मूला होता है. So PIVI is what? nRT and nRTF upon gamma minus 1. So this will be nR and we want the work done how much? 2300 joule. ठीक है. n का वैल्यू निकालना है आपको. So the value of n would be what? जो भी वर्क डन है इंटू, उधर ले जाओ सब, इसको ये w है तुम्हारा, वर्क डन इंटू गामा माइनस 1 अपान r ti माइनस tf. वर्क डन क्या है? 2300 जूल. और डायटोमिक मॉलिक्यूल का गामा क्या होता है? Degree of freedom is 5. So Cv is 5r by 2 and Cp is Cv plus r 7r by 2. So gamma is Cp by Cv. It is 1.4. ठीक है.
1.4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0.4। ठीक, आर का वैल्यू पुट कर दीजिए 8.314 एंड टी आई माइनस टी एफ करो, टी आई माइनस टी एफ क्या हो जाएगा 7 4 11 750। ठीक है, ये आ जाएगा। अरे वैल्यू निकालो कितना आएगा देखो 230 गुने 0.4 भागा 8.314 भागा 75। दिस इज 0.148 मोल्स, 0.148 मोल्स। ठीक है, आंसर भी सही है तुम्हारा। ठीक है, तो 0.148 मोल्स, जीरो है ये। क्लियर है? इससे जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सीधा। ठीक है, नथिंग चैलेंजिंग ओवर हियर। मतलब ये तो इसमें तेज देखो, जो पेपर इजी रहता है ना तो तेज बच्चा लोग को नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपका तैयारी करना ना करना, अच्छा करना बुरा करना बराबर हो जाता है। ठीक है, सो एक्सपेक्ट कि पेपर इजी ना है। जीना करंट पूछ रहा है आपसे, 40 वोल्ट है, एज्यूम जीना डायोड इज ऑन। जीना डायोड ऑन मतलब जीना डायोड रिवर्स बायस। ठीक है, सो द वोल्टेज क्लैम्प टू 20 वोल्ट। जब जीना डायोड ऑन होता है तो ये जो VZ है यही आपका आउटपुट वोल्टेज हो जाता है। VL इज 20 वोल्ट। इफ VL is 20 volt, what is your IL? IL is going to be 20 volt upon VL upon RL, ऐसे लिखोगे ना, VL upon RL. So it is 20 upon 20 kilo ohm, 1 milliampere, right? ये हो गया 1 milliampere। अच्छा, अब यहां से करंट जाएगा, इसमें किरचॉफ लॉ लगा लो, क्या आ जाएगा V in माइनस, इफ दिस इज I, IR माइनस 20 वोल्ट, यही इसी में लगा लिया। ठीक है, सो I इज व्हाट V in 40 माइनस 20 अपॉन दिस R 10, सो इट इज 2 मिली एम्पियर। अब यहाँ 2 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इधर चला गया 1 मिली एम्पियर, तो इधर कितना चला जाएगा 1 मिली एम्पियर, यानी यार IZ इज गोइंग टू 1 मिली एम्पियर, क्योंकि यहाँ से 2 मिली एम्पियर करंट ड्राइव हो रहा है, लोड के तरफ 1 मिली एम्पियर चला गया, तो जो बचेगा वो तुम्हारा जीना डायोड में चला जाएगा। 1 मिली एम्पियर जो बचेगा वो जीना डायोड में चला जाएगा, सिंपल। तो इसे पूछा तो हर टॉपिक से है, लेकिन सब जगह से सिंपल सिंपल सवाल ही उठाया है। ये देखिए क्या 58 क्वेश्चन नंबर है। If the diameter of earth is increased by 4% without changing mass, then length of day is how many hours? ठीक है, डायमीटर को हमने 4% इंक्रीज कर दिया, तो लेट्स कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। अगर अर्थ को स्फेयर मानते हैं, इफ आई टेक अर्थ टू बी स्फेयर, अच्छा विथ लिख भी रखा, लेट्स टेक अर्थ एज अ स्फेयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। If I regard Earth as a sphere of uniform density, then what is angular momentum? I omega. Spin angular momentum को बात कर रहे हैं। So it is ओमेगा। अब क्या है, मास को हमने इंक्रीज कर दिया, सॉरी डायमीटर इंक्रीज कर दिया, मास सेम रखा है, डायमीटर इंक्रीज कर दिया 4%, तो रेडियस भी 4% इंक्रीज हो जाएगा। सो आर बिकम्स, मतलब आर बिकम्स 4% इंक्रीज करने का मतलब क्या है 1.04 आर बन गया, है ना। आर बिकम्स 1.04 आर, यही हो गया ना, 4% इंक्रीज मतलब 1.04 आर हो गया।
ओमेगा ऑफ कोर्स ओमेगा डैश हो जाएगा, ओमेगा भी चेंज कर जाएगा ना, एंगुलर मोमेंटम सेम है तो आर आपने बढ़ाया है तो ओमेगा डैश ओमेगा घटेगा, ठीक है, ओमेगा घट जाएगा। मास वह सब सेम रखा है हमने, 2/5 हमारा स्क्वायर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई ओमेगा इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो ओमेगा डैश इज गोइंग टू बी इनिशियल ओमेगा अपॉन 1.04 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1.04 का होल स्क्वायर, राइट। सो अर्लियर the time period was 2 pi by omega, which was 24 hours, and now your time period will be what? Omega dash। मतलब एक दिन का मतलब क्या होता है? Time taken to spin one full rotation about its axis. So omega is the angular velocity, so 2 pi by omega, one full rotation में 2 pi एंगुलर डिस्टेंस मूव करना होता है, सो एंगुलर डिस्टेंस 2 पाई एंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो 2 पाई बाय ओमेगा गिव्स यू द टाइम पीरियड व्हिच इज लेंथ ऑफ द डे। So length of the day earlier was 2 pi by omega, which is 24 hours. Now the length of day will be 2 pi by omega dash, which is, so this is 2 pi by omega upon 1.04 का whole square, है ना। So this is your 24 hours, this is 24 hours, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1.04 का होल स्क्वायर कर दो, 1.04 का होल स्क्वायर, 24 hours, 24 into 1.04 गुना 1.04, 25.96 आवर्स। मतलब ओमेगा घट जाएगा तो दिन का बढ़ जाएगा, है ना। एक बार देख लेते हैं जरा आंसर भी, हाँ ठीक है 24.96, ठीक है सही है। मतलब ओमेगा फॉल करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी फॉल करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना, एक रोटेशन घूमने में अधिक टाइम लग जाएगा, ठीक है। बढ़िया है, धीरे धीरे हम लोग पहुँच ही गए एंड में, है ना। 60 क्वेश्चन का ये थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन कम रहेगा इस पेपर का, पहले तो 5-5, 6-6 घंटा का हो जा रहा था ना। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज, बहुत सिंपल है, पता नहीं क्यों ऐसे क्वेश्चन सब दिए हैं लोगों ने। 110.101 क्या होगा बताओ, पहले इसका कर लें। ये हो जाएगा 0 इंटू टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू टू द पावर 1 प्लस इसका हो गया 1 इंटू टू द पावर 2। ये तो हो गया डेसिमल के पहले वाला संख्या। डेसिमल के बाद वाला संख्या 1 इंटू टू द पावर -1 प्लस 0 इंटू टू द पावर -2 प्लस 1 इंटू टू द पावर -3। यही होता है तरीका, यही होता है। तो कितना हो गया 4 और 2 6 प्लस 1/2 एंड प्लस 1/8, मतलब होगा 6.5 और 1/8 क्या होता है 0.125, नहीं तो 625, 6.625, 1/8 इज 0.125, 0.125, 0.5, 0.625 ये आ जाएगा। सो इट इज 6.625, 6.625, ठीक है, यस ओके। लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए, द सरफेस करंट K इक्वल टू 100 I एम्पियर पर मीटर flows on the surface Z equal to 0 which separate two medium with magnetic permeability mu1 and mu2, ठीक है। If the magnetic field in the region 1 is B1, then magnetic field
then the magnitude of normal component of B2 will be, इधर आपको दे रखा है B1, इधर आपको B1 दे रखा है, ठीक है। आपको पूछा B2 क्या होगा, बताओ B2 का नॉर्मल कॉम्पोनेंट क्या होगा। देखो एक चीज समझो, you have the Gauss law of magnetostatics given by this, तो यहां से एक बाउंड्री कंडीशन आएगा, that will be B2n minus B1n is 0. The normal component of B will be continuous. This is the boundary condition near the interface. The component of magnetic field near the interface in the second medium will be equal to the component of magnetic field normal to interface in the first medium. So if I take it as B1, so B2n is, आपसे B2n ही पूछा है, तो इस B का नॉर्मल कॉम्पोनेंट क्या होगा, इस B का नॉर्मल कॉम्पोनेंट क्या होगा। ये तो XY प्लेन में लाई किया, जो Z मतलब ये XY प्लेन है ना तुम्हारा, जो Z इक्वल टू 0 है ना, दिस इज Z इक्वल टू 0 सरफेस, तो Z इक्वल टू 0 पे 0, तो Z इक्वल टू 0, ये तो 4i कैप माइनस 6j कैप तो प्लेन पैरेलल टू द प्लेन हो गया, टेंजेंशियल टू द प्लेन, ठीक है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो ये जो आपका है जो टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट हो गया 4i कैप माइनस 6j कैप, और जो नॉर्मल कॉम्पोनेंट है वो है 2k कैप। सो B1n is 2, so B2n will also be 2, B2n will also be 2, ठीक है, 2 मिली टेस्ला में है, ठीक है। सो वी विल यूज बाउंड्री कंडीशन ऑफ normal component of B. Normal component of B is continuous, and from where you are getting this? You are getting it from here, the Gauss law magnetostatics, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, वी हैव डन द होल पेपर, उन्होंने पूरा पेपर कर लिया 2019 का, वी हैव डन होल पेपर 2019। तो हमने देखो 2023 कर लिया, 22 कर लिया, 21 कर लिया, 20 कर लिया, 19 कर लिया, 5 साल का कर लिया। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग करना है 19 हो गया, 18, 17, 16, 15, 4 पेपर पूरा करना। 15 के पहले जो है पेपर पार्टली ऑब्जेक्टिव पार्टली सब्जेक्टिव आता था, तो कोशिश कर रहे हैं कि 15 तक करने के बाद जो पीछे का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है वो कर ले, है ना, सब्जेक्टिव नहीं करेंगे, या ठीक है उतना नहीं नीड रहेगा तो नहीं करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे हाँ सब्जेक्टिव कर दीजिए, अगर रिक्वेस्ट करेंगे ढेर सारे लोग तो कर देंगे सब्जेक्टिव भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ठीक है, सो दैट्स ऑल आई थिंक फॉर टुडे, एंड यू आर सीइंग दिस ट्रैजेक्टरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, सो सब्सक्राइब इट, इस पर और भी पेपर डाल ही रहे हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को भी बताइए चैनल के बारे में, और उनको भी सब्सक्राइब करवाइए, है ना, थोड़ा ज़्यादा बच्चा रहेगा देखेगा, ज़्यादा लोग बेनिफिटेड होगा, है कि नहीं। और मन करे तो डाउनलोड द ऐप टी विद द लर्निंग ऐप, यू विल गेट मेनी रिसोर्सेज ओवर देयर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम विशाल देवर्सी, आई एम टीचिंग फॉर IITJAM सिंस बिगिनिंग 2005 से, जब से जैम का एग्ज़ाम आया है तभी से पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।